नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका। आज हम लोग 21 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक का पीआईबी न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम लोग अपने पीआईबी न्यूज़ को कवर करते हैं। तो हम लोग हर एक न्यूज़ के लिए एक नोट्स बनाते हैं। जो नोट्स आपको चीज़ों को समझने के लिए बहुत हेल्प करता है। साथ में याद रखने के लिए भी यही नोट्स काफ़ी है, क्योंकि ये नोट्स में मैंने सब कुछ डाल दिया है जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। ठीक है। जब हम लोग को याद भी हो गया, समझ भी लिए, तो एक बार रीड भी कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने हर एक न्यूज़ के लिए नोट्स बनाया है और अभी हम लोग समझेंगे भी। और आखिर में जा करके फिर हम लोग सारी न्यूज़ को समराइज कर देंगे। तो जब समरी करेंगे तो हम लोग बहुत फास्टली चीज़ों को रिकैप करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप एक चीज़ को बार बार रिवीजन कर लोगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले डिजिटल इनिशिएटिव फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम समझते हैं यहाँ से। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने कुछ डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च किया है, उसको समझते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब आप समझे होंगे कि जब भी हम लोग गरीबों को फ्री में अनाज या भी सब्सिडाइज रेट में अनाज बेचते हैं, उस सिस्टम को पूरा बोलते हैं हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है। पब्लिक को हम लोग अनाज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, फूड है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्होंने कुछ डिजिटल इनिशिएटिव लाया है। वो डिजिटल इनिशिएटिव करके हम समझ लेते हैं। एक है भंडारण 360। ठीक है, भंडारण 360 का मतलब कि जो भी वेयर हाउस होता है ना, जहाँ पर हमारा सब पहले सामान रहता है, सरकार क्या करता है, जो भी सामान खरीदता है दूसरे फार्मर लोगों से, उसको एक वेयर हाउस में रखता है। और वेयर हाउस में रख करके फिर धीरे धीरे करके जनता को सब्सिडाइज रेट में बांटता है। ये काम करता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। तो यहाँ पर भंडारण 360 क्या है, एक ईआरपी प्लेटफॉर्म है। अब आप बोलेगा कि ईआरपी प्लेटफॉर्म क्या होता है सर? देखो, आप किसी बिजनेस में काम करोगे ना, तो बिजनेस का एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी, तो मुकेश अंबानी के पास है ना, एक रिलायंस का एक सॉफ्टवेयर होगा। वो सॉफ्टवेयर में वो पूरा देख पाता होगा कि जियो के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है और कौन सा काम पेंडिंग है और कौन सा काम अभी मतलब ग्रोथ कर रहा है। तो मतलब वो सारा डिटेल्स, सारा इंफॉर्मेशन, एंटरप्राइज का जितना भी इंफॉर्मेशन होता है, वो सारा इंफॉर्मेशन जब एक प्लेटफॉर्म में आ जाता है, उसको बोलते हैं ईआरपी प्लेटफॉर्म, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, शायद इसका ही यही फुल फॉर्म है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। देखता हूँ यहाँ पर। हाँ, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो ये एक तरह का प्लेटफॉर्म होता है, एक तरह का मान लो कि मोबाइल ऐप है, जहाँ पर आपको पूरा कंपनी का, पूरा एंटरप्राइज का हर एक डेटा आपके पास रहता है। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है ना, जो कि वेयर हाउस को सब कुछ देखता है, वेयर हाउस में कहाँ सामान है, कहाँ सामान जा रहा है, कहाँ से सामान आ रहा है, कितना सामान कितना देर तक पड़ा हुआ है, और एचआर क्या है, एचआर का क्या प्रिंसिपल वहां पर हो रहा है, एचआर क्या काम कर रहा है, मार्केटिंग किस तरह से हो रहा है, सेल कैसे हो रहा है। तो वो सब कुछ का एक प्लेटफॉर्म बनता है, उसको बोलते हैं ईआरपी प्लेटफॉर्म। तो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का एक प्लेटफॉर्म आया है, ईआरपी प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है भंडारण 360। ठीक है। यहाँ पर एचआर सिस्टम उसी ऐप के अंदर है, फाइनेंस सिस्टम उसी ऐप के अंदर है, मार्केटिंग सिस्टम उसी ऐप के अंदर है, वेयर हाउस मैनेजमेंट सब कुछ एक ही ऐप के अंदर है, एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर है। उसको हम लोग बोल रहे हैं ईआरपी प्लेटफॉर्म। तो जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का जो ईआरपी प्लेटफॉर्म है, उसका नाम क्या रखा गया है? भंडारण 360। ठीक है, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हम लोग समझ गए यहाँ पर। अगला है स्मार्ट एक्जिम वेयर हाउस सिस्टम। यहाँ पर क्या है, मान लो कि एक ऐसा वेयर हाउस है जहाँ पर सामान रह रहा है, वही सामान आपका एक्सपोर्ट होने वाला है या फिर इंपोर्ट होकर के आया हुआ है। तो उस तरीके का वेयर हाउस को स्मार्ट बना रहे हैं। कैसे स्मार्ट बनाएंगे? वहाँ के कुछ फंक्शंस है, उसको ऑटोमेट कर दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई सामान आ रहा है, इंपोर्ट से आ रहा है कोई सामान, तो वेयर हाउस में आ रहा है ना। तो वेयर हाउस में कोई सामान आ रहा है तो चेकिंग होगा ना भाई, चेकिंग होगा। तो मैनुअल चेक होगा, कहाँ से आया है वो आप लिखोगे कहीं पर। तो पहले मैनुअल चेक होता था, अब क्या होगा, क्यूआर बेस्ड चेक होगा। क्यूआर बेस्ड गेट पास हो जाएगा, कोई लाइन में नहीं लगेगा, जल्दी होगा, फास्ट स्कैनिंग होगा, स्मूथ गेट पासिंग होगा, कोई पेपर वर्क नहीं होगा। यानी कि बहुत सारे सिस्टम को हम लोग ऑटोमेट कर दे रहे हैं, ताकि जो भी एक्सपोर्ट के लिए सामान जा रहा है या फिर इंपोर्ट से सामान आया है, वो वेयर हाउस में स्मूथ मतलब फ्लो हो पाए उसका। ठीक है, तो इसके लिए ये सिस्टम लाया गया है, स्मार्ट एग्जिम वेयर हाउस सिस्टम। तीसरा है अन्न दर्पण। अन्न दर्पण क्या है? ये एफसीआई के द्वारा एक डिजिटल डैशबोर्ड बनाया गया है। ठीक है, एफसीआई के द्वारा, जहां पर सारा का सारा फंक्शन क्लियर रहता है कि फूड ग्रेन्स कहाँ पर खरीदा जा रहा है, फूड ग्रेन्स का स्टोरेज कहाँ पर है, सेल्स कहाँ पर है, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पर हो रहा है। मतलब फूड का, फूड ग्रेन्स का सारा जानकारी एक डैशबोर्ड में आपको दिख रहा है। ठीक है।
एफसीआई का डैशबोर्ड में दिख रहा है, उसको ही नाम रखा है ये लोग अन्न दर्पण। ठीक है। इसके बाद है आशा। आशा क्या है? अन्न सहायता होलिस्टिक एआई सॉल्यूशन। ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर जो राशन बेनिफिशरीज है, जिनको सब्सिडाइज रेट में मिलता है अनाज, वही बेनिफिशियरीज जो है वो फीडबैक दे सकते हैं वाया एआई इनेबल्ड फोन कॉल्स इन प्रेफर्ड लैंग्वेज। ठीक है। अपने प्रेफर्ड लैंग्वेज में एआई इनेबल्ड फोन कॉल से वो बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम उनको हो रहा है, कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये सब काम कर सकते हैं वो आशा के थ्रू। अन्न सहायता होलिस्टिक एआई सॉल्यूशन। चलो रीड कर लेते हैं अब, है ना। देखो, अब रीड करेंगे ना सब कुछ आपको आसान लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने चीज़ों को समझ लिया है और कहीं ना कहीं हम लोगों को दिमाग में चीज़ें बैठ गई है। ठीक है। फिर रिवीजन जब करेंगे ना, हम लोग समरी जब करेंगे, आपको यही सब चीज़ वापस से याद आ जाएगा। चलो, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव लेकर के आया हुआ है वेयर हाउस ऑपरेशन को और मॉडर्नाइज करने के लिए, सप्लाई चेन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए। कौन कौन सा इनिशिएटिव है? सबसे पहला है भंडारण 360। ये एक सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का ईआरपी है। ईआरपी मतलब कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर 41 मॉड्यूल्स इंटीग्रेट किया हुआ है, जैसे कि एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, वेयर हाउस मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड अदर कोर फंक्शंस। ठीक है। इसके बाद दूसरा है स्मार्ट एग्जिम वेयर हाउस सिस्टम। ये हम लोग कंटेनर फ्रेट स्टेशन के लिए लॉन्च किए हैं, ताकि जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको हम लोग ऑटोमेट कर सके, कम समय में अ, चीज़ों का जो फ्लो है, जो फूड ग्रेन्स का फ्लो है वो बढ़ा सके। ठीक है, स्मूथ कर सके। तीसरा है अन्न दर्पण। ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है जिसको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने रोल आउट किया है। ये बहुत सारे एक्टिविटीज को आपस में कनेक्ट करता है, जैसे कि फूड प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, मूवमेंट, सेल, क्वालिटी चेक्स, लेबर मैनेजमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटरिंग। मतलब आप समझो कोर। भंडारण 360 है क्या, स्मार्ट एग्जिम वेयर हाउस सिस्टम है क्या, अन्न दर्पण है क्या, और आशा। आशा क्या है? आशा क्या है? इसका फुल फॉर्म है अन्न सहायता होलिस्टिक एआई सॉल्यूशन। एक एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर जो बेनिफिशियरी है, राशन बेनिफिशरीज, वो लोग अपना फीडबैक शेयर कर सकता है ऑन राशन डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू एआई इनेबल्ड कॉल्स इन देयर प्रेफर्ड लैंग्वेज। ठीक है। सिंपल है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये क्या है, यहाँ समझते हैं। देखो, इंडिया ना हाईवे बना रहा है लार्ज स्केल में। अब वो अलग बात है कि हाईवे में गड्ढा बन जा रहा है, लेकिन हाईवे बना रहा है, और हाईवे बनाने के लिए खूब पैसा खर्चा हो रहा है। ठीक है। अभी एनएचएआई क्या करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करता है, गवर्नमेंट का बजट पर डिपेंडेंट रहता है और गवर्नमेंट का बजट ही को खर्चा करके रोड वगैरह बनाता है। ठीक है। लेकिन अब एनएचएआई चाहता है कि हम गवर्नमेंट का बजट पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालें, और हम लोग क्या करें, प्राइवेट इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स को लेकर के आए और उन लोग से पैसा इकट्ठा करें, और वो पैसा को हम लोग इस्तेमाल करें इन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। तो एनएचएआई ने क्या किया है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बनाया है। ठीक है। तो एनएचएआई लॉन्च ए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, जिसका नाम रखा है इन लोग राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक तरह का म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है आपको मालूम ही होगा। म्यूचुअल फंड में बहुत सारा कंपनी, सॉरी, बहुत सारे लोग, आप लोग, हम लोग, सबको मिल करके अपना पैसा देते हैं। जैसे कि कोई मान लो कि 1 करोड़ रुपया दिया, कोई 1 लाख रुपया दिया, हम तो 100 रुपया ही दे पाएंगे। ठीक है। कोई मान लो कि 25 रुपया दिया है, कोई मान लो कि 125 दिया है। ठीक है। तो मान लो सारा पैसा जो है ना वो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाता है, और वो फिर म्यूचुअल फंड में लगाता है, मतलब अलग अलग जगह में इन्वेस्ट करता है, और इन्वेस्ट करके जो पैसा कमाता है म्यूचुअल फंड कंपनी, ये वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उसी प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में इन्वेस्टमेंट आपका गया था। ठीक है। तो आपका क्या होता है, जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो सही हाथों में है, और आपके बदले में वो लोग आगे इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, और इन्वेस्ट करके जो भी कमा रहे हैं उसका कुछ शेयर आपको दे दे रहे हैं। यही सिंपल होता है म्यूचुअल फंड में। यही सेम काम यहाँ पर हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के माध्यम से। ठीक है। बस यहाँ समझ लो कि हम म्यूचुअल फंड को हटा करके यहाँ रख दिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड। यहाँ रख दिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लोग क्या करेगा, आपसे पैसा लेगा, जनता से पैसा लेगा। ठीक है। और जनता से पैसा ले करके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया तो इंफ्रास्ट्रक्चर से पैसा भी तो कमाएगा, टोल टैक्स लेगा। जब टोल टैक्स लेगा तो आपको टोल टैक्स का कुछ इनकम का शेयर देगा। ठीक है। तो वही है। तो ये जो म्यूचुअल फंड है, इसका नाम क्या रखा गया है, राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट।
अब आपका जो कोई भी पैसा लेगा, ये ट्रस्ट में आपका पैसा जाने वाला है ना, आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, आपका पैसा इसमें जाएगा। वो पैसा को कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना है, नहीं लगाना है, कितना रुपया आपको लौटाना है, ये सब डिसाइड करने के लिए एक कंपनी और बनाया गया है। उस कंपनी का नाम रखा है इन लोग राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो मैनेज कर रहा है ना, इसलिए मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड रख दिया। ठीक है। अब ये जो कंपनी है, ऐसा हो सकता है कि आपका पैसा ये खराब खराब इन्वेस्टमेंट में लगा दे, खराब खराब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगा दे, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका जो मालिक है वो बड़ा बड़ा बैंक है, SBI, PNB, एक्सिस बैंक, नाबीफीड, सब कोई इसका जॉइंट ओनर है। तो इसीलिए ये जो भी कंपनी है, यही डिसाइड करेगा कि आपका जो भी पैसा आया है वो कैसे आएगा, कितना पैसा रेज होगा, इन्वेस्टर्स को किस तरह से प्रोटेक्शन देना है, आपको रिटर्न्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, सब डिसाइड ये करेगा। तो इन शॉर्ट हम लोग समझे कि इंडिया में हाईवे बन रहा है, उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा हम लोग प्राइवेट लोगों से लेना चाहते हैं, रिटेल लोगों से लेना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाए हैं। उस इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में लोग इन्वेस्ट करेगा और वो पैसा मिल जाएगा NHAI को। वो फिर आगे जा करके बनाएगा रोड, रेलवे, ठीक है, और बड़ा बड़ा हाईवे बनाएगा। और वहां से जो भी पैसा का अर्न करेगा थ्रू टोल टैक्स, वो पैसा को फिर इन्वेस्टर्स लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, यही है, सिंपली यही है। ठीक है। कोर समझो, आप चीजों को समझो, एक बार रीड कर लो, आपका काम हो जाएगा। चलिए यहाँ देखो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने प्रोसेस स्टार्ट किया है ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एज अ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस NHAI हैज इनकॉर्पोरेटेड वन कंपनी दैट विल बी अ मैनेजर। उसका क्या नाम रखा गया है? राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर की तरह काम करेगा। ठीक है, ये एक कोलैबोरेटिव वेंचर है विद इक्विटी पार्टिसिपेशन फ्रॉम लीडिंग बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग SBI, PNB, नावीफीड, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक, इंडसइंड बैंक और येस बैंक। ठीक है। ये जो कंपनी होगा राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये सेबी का रूल्स फॉलो करेगा। ठीक है। इससे ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन होगा और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, है ना। फरवरी 2026 में पहला इश्यूएंस होने वाला है। ठीक है, मार्केट से पैसा उठाने वाला है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब है नेशनल फ्रेमवर्क ऑन ट्रेसेबिलिटी, ये बड़ा अच्छा न्यूज है, इसको आप देखो। ठीक है, इंडिया जो है वो फिश प्रोडक्शन में सेकंड रैंक करता है। ठीक है, और फिश एक्सपोर्ट में फोर्थ रैंक करता है। यानी पूरे दुनिया में अगर फिश प्रोडक्शन का बात होगा तो इंडिया दूसरे नंबर पे आता है, और फिश एक्सपोर्ट का बात होता है तो उस समय हम लोग 4 नंबर पे आते हैं। ठीक है, यानी हम लोग जो है बहुत सारा फिश प्रोड्यूस भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन जो हमारा मार्केट है, जहां पर हम लोग सामान बेचते हैं, जहां पर अपना फिश बेचते हैं, मछली बेचते हैं, वो लोग को चाहिए कि आपका जो फिश बेचा जा रहा है वो सेफ है कि नहीं है, कहाँ से फिश आ रहा है। तो जो भी एक्सपोर्ट मार्केट है वो चाहता है कि फुल ट्रेसेबिलिटी हो फिश का। फिश जो है वो क्वालिटी फिश होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, उसमें कोई दवाई मिला हुआ नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केमिकल डाल करके आप मछली को खराब कर दिए हैं और वही बेच रहे हैं, या फिर जो आप मछली बेच रहे हैं उसमें डिजीज है, कोई बीमारी है। तो उस तरह का तो लोग नहीं खरीदना चाहेगा ना। तो इसीलिए एक्सपोर्ट मार्केट जो है, जैसे UK और US, वहाँ डिमांड है कि ट्रेसेबिलिटी हो फिश का, कि फिश कहाँ से आ रहा है, पहले तो कंट्री ऑफ ओरिजिन मालूम चले कि फिश आ कहाँ से रहा है। दूसरा, फिश सेफ है या नहीं है, कोई इसको सर्टिफाई करो कि सेफ है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया है सरकार, नेशनल फ्रेमवर्क लेकर के आया है। उसका नाम रखा है नेशनल फ्रेमवर्क ऑन ट्रेसेबिलिटी। नेशनल फ्रेमवर्क ऑन ट्रेसेबिलिटी इन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2025। ठीक है, तो ये कौन सा मिनिस्ट्री लेकर के आएगा? फिशरीज वाला मिनिस्ट्री लेकर के आएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, अंडर PM किसान समृद्धि सह योजना, इसके अंदर ये फ्रेमवर्क आया है। ये फ्रेमवर्क में पहले से कुछ सिस्टम चल रहा था, उस सिस्टम को हम लोग इनकॉर्पोरेट किए हैं और कुछ नया सिस्टम भी लेकर के आए हैं। जिससे क्या बेनिफिट होगा, हम लोग ये ट्रेस कर पाएंगे कि मछली कब पकड़ा गया, मछली को कहाँ से लाया जा रहा है, मछली कहाँ पैक हो गया। ठीक है, मछली का क्वालिटी अच्छा था या नहीं था, वो सर्टिफिकेशन भी दिख जाएगा। फिर मछली कैसे, कौन सा गाड़ी से आ रहा है, एक्सपोर्ट कहाँ हो रहा है, कहाँ तक पहुंच रहा है, मतलब पूरा का पूरा ट्रेस कर पा रहे हैं हम लोग, पूरा का पूरा ट्रैक कर पा रहे हैं हम लोग। तो ये पूरा सिस्टम को बनाया है, उसको ही हम लोग बोल रहे हैं नेशनल फ्रेमवर्क ऑन ट्रेसेबिलिटी इन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2025। ठीक बा। अभी देखो यहाँ पर पहले से ही कुछ एग्जिस्टिंग सिस्टम था जिसको हम लोगों ने इंटीग्रेट किया है,
और अभी कुछ नया सिस्टम भी लेकर के आए हैं। नया सिस्टम क्या लेकर के आए हैं, देखते हैं। हम लोग एक क्रिटिकल ट्रैकिंग इवेंट को मेजर करने के लिए एक सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें आईओटी सेंसर लगा दिए हैं। फॉर एग्जांपल देखो, बहुत जगह में हम लोग आईओटी सेंसर लगा दिए हैं, ठीक है, क्यूआर कोड लगा दिए हैं और क्लाउड बेस्ड स्टोरेज करवा दिए हैं, जिससे हम लोग ये मालूम चल जा रहा है कि कहाँ पर कौन आदमी कौन सा फिश पकड़ा है। मतलब कैचिंग मालूम चल जा रहा है कि हम लोग फिश बहुत सारा पकड़ के लाया है, कहीं तो लाया होगा, लैंडिंग कहीं पर किया होगा, तो वहां पर आईओटी सेंसर लगा दिए, वहां पर कैमरा लगा दिए, तो वहां पर दिख रहा है कि कितना सामान आया है, ठीक है, कौन कौन सा फिश आया है। फिश का जब प्रोसेसिंग हो रहा था वहां पर भी कैमरा है, कितना फिश फीड कितना फिश प्रोसेस हुआ है। फिर पैकेजिंग के टाइम पे भी कैमरा है, आईओटी सेंसर है, तो दिख रहा है कि पैकेजिंग किस तरह से हो रहा है। पैकेजिंग कर रहा है कि, तो हम लोग देखेंगे फटाफट पैकेजिंग कर रहा है, तो मतलब चेकिंग नहीं कर रहा है। थोड़ा सा डिले करके पैकेजिंग कर रहा है, दो सिस्टम चेक से मिल के आ रहा है, तो मालूम चलेगा कि पैकेजिंग अच्छे से हो रहा है। स्टोरेज देखेंगे, बहुत सारा मछली एक जगह में अगर पैक कर देगा तो मछली खराब होने का चांसेस भी बनता है, स्टोरेज में देख लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से आया है कहाँ से नहीं गया है वो देखेंगे। रिटेल वाला भी सेक्शन देखेंगे कितना रिटेल के लिए चला गया। तो मतलब हम लोग एक तरह से ये जो नया सिस्टम बनाए हैं उसमें चेक कर पा रहे हैं हर एक छोटा छोटा चीज, मछली कहाँ पकड़े, फिर लैंडिंग कराएं, मछली का प्रोसेसिंग हुआ, मछली का पैकेजिंग हुआ, फिर स्टोरेज हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये एक नया सिस्टम बनाया है, ट्रेसेबिलिटी सिस्टम डिजाइन। पहले से ही कुछ सिस्टम था उसको हम लोग इंटीग्रेट भी किए हैं। कौन कौन सा, एक है सफारी, ठीक है। सफारी, सफारी क्या है, ये एमपीडा सर्टिफिकेशन है, यानी सर्टिफाई करता है एमपीडा कि कोई भी श्रिम्प है वो अच्छा है या खराब है। श्रिम्प क्या होता है, श्रिम्प एक तरह से मछली का ही एक प्रजाति है, जिसको विदेश में बहुत खाया जाता है। कभी कभी चाइना में तो मैंने वीडियो देख रहा था कि चाइना में श्रिम्प, जिंदा श्रिम्प खा ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा लंबा टाइप का कुछ मछली होता है श्रिम्प वाला, उसको नमक और एक सॉस डाल करके कच्चा ही खा लेते हैं, ठीक है। तो तो उस वो एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, अब इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसका सर्टिफिकेशन एमपीडा कर दे रहा है। एमपीडा जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि सर्टिफाई करता है। अब इससे क्या हो रहा है, जो भी श्रिम्प एक्सपोर्ट हो रहा है उसका क्वालिटी इंश्योर हो जा रहा है, और ये भी मालूम चल जा रहा है कि वो डिजीज फ्री है कि नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये तो एक सिस्टम हो गया जिसको इंटीग्रेट किए हैं हम लोग इस फ्रेमवर्क के अंदर। दूसरा है रियल क्राफ्ट। रियल क्राफ्ट क्या है, ये एक वेब बेस्ड सिस्टम है जिसमें हम लोग देख पाते हैं कि कौन सा वेसल से मछली आ रहा है, और वो जो वेसल है वो रजिस्टर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये ट्रैक कर लिए हैं कि ये बहुत गंदा आइटम आया है इंडिया से, तो हम लोग ट्रेस करेंगे कि ये कौन सा गाड़ी से आया है, कौन सा वेसल से आया है। जो वेसल से आया है उसका तो रजिस्ट्रेशन होगा, अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो हम लोग बात करेंगे कौन बंदा है, पकड़ो उसको, ठीक है। तो हम लोग एक वेब बेस्ड सिस्टम भी बनाए हैं वेसल का रजिस्ट्रेशन के लिए, उसको हम लोग बोल रहे हैं रियल क्राफ्ट, ठीक है। इसके बाद क्या है, वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम। वेसल कहाँ जा रहा है उसको हम लोग रियल टाइम में ट्रैक करते हैं इस सिस्टम के थ्रू, वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम। इसके बाद है ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोटोकॉल्स, ठीक है। ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोटोकॉल से क्या हेल्प होता है कि जो भी डेटा रिकॉर्ड हो रहा है कि कोई सामान कहाँ जा रहा है, फिर कहाँ जा रहा है, जो भी डेटा ये रिकॉर्ड हो रहा है इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल चेंज कर देंगे तो ट्रेसेबिलिटी रहेगा क्या, टेम्पर हो जाएगा। लेकिन टेम्पर प्रूफ डेटा के लिए यहाँ पर ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो आप समझो कि हम लोग फिशरीज सेक्टर में फिश का ट्रेसेबिलिटी के लिए एक फ्रेमवर्क लाए हैं। इस फ्रेमवर्क में हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि तुम मछली को पकड़ोगे ना, लैंडिंग करोगे ना, प्रोसेसिंग करोगे ना, पैकेजिंग करोगे ना, उसको ट्रेस करने के लिए एक सिस्टम डिजाइन किए थ्रू आईओटी सेंसर, क्यूआर कोड, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज, ठीक है। जैसे ही वो जो फिशरीज है वो आएगा, तो उसको सर्टिफिकेशन के लिए एक सफारी प्रोग्राम है जिसमें एमपीडा सर्टिफाई करेगा कि श्रिम्प हैचरी अच्छा है या खराब है, वो ठीक है। इसके बाद मछली तो कहीं जाएगा, तो जहां पर भी जाएगा, जिस गाड़ी से भी जाएगा, जिस वेसल से भी जाएगा, उस वेसल का भी हम लोग वेब बेस्ड रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और जब वेसल जा रहा है तो उसका मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू मॉनिटर भी करेंगे कि रियल टाइम में वो कहाँ पर है, ठीक है। और लास्ट में ये सारा का सारा सिस्टम ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोटोकॉल्स के थ्रू होगा, यानी कि सब डेटा जो है वो टेम्पर प्रूफ होगा, टेम्पर नहीं हो पाएगा, चेंज नहीं हो पाएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। अभी हम लोग इसको रीड कर लेते हैं। क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हैज लॉन्च नेशनल फ्रेमवर्क ऑन ट्रेसेबिलिटी इन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2025। इसको हम लोग लॉन्च किए हैं अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। बैक स्टोरी ये है कि इंडिया ग्लोबल फिश प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है। इसका ट्रेसेबिलिटी प्रैक्टिसेस बहुत फ्रेगमेंटेड है और इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। जो भी कंज्यूमर है, जो भी एक्सपोर्ट मार्केट है, वो चाहता है कि
ट्रेसेबल ऑरिजिन रहे, मतलब कि हम लोग ये ट्रेस कर पाए कि अच्छा है या खराब है। ठीक है। इसके बाद इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये जो फ्रेमवर्क हम लोग बनाए, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग यूनिफाइड डिजिटल ट्रेसेबिलिटी सिस्टम बना पाए, रेगुलेशन के साथ हम लोग कंप्लाई कर पाए, फूड सेफ्टी को हम लोग प्रमोट कर पाए, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर पाए और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को भी हम लोग बूस्ट कर पाए। ठीक है। ये जो फ्रेमवर्क है ये अलाइन करता है नेशनल इनिशिएटिव्स जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, डिजिटल इंडिया, ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी, इसके साथ ये पॉलिसी अलाइंड है। इसमें हम लोग एग्जिस्टिंग सिस्टम को भी इंटीग्रेट करते हैं जैसे कि सफारी सर्टिफिकेशन, रियल क्राफ्ट, वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम और ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोटोकॉल्स। साथ में हम लोग ट्रेसेबिलिटी सिस्टम डिजाइन अभी नया नया लेकर के आए हैं, जो क्या करने वाला है, क्रिटिकल ट्रैकिंग इवेंट्स को ट्रैक करने वाला है, जैसे कि कैचिंग, ठीक है, लैंडिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग। ये हो गया क्रिटिकल ट्रैकिंग इवेंट, जिसको ट्रैक करने के लिए सिस्टम बनाया गया, ट्रेसेबिलिटी सिस्टम डिजाइन। ठीक है। इसमें हम लोग ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करेंगे, आईओटी सेंसर का इस्तेमाल करेंगे, क्यूआर कोड का इस्तेमाल करेंगे, जीपीएस का इस्तेमाल करेंगे और क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम लोग फेज रोल आउट के थ्रू लेके जा रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी बनाओ, फिर आईटी सिस्टम को डेवलप करो क्योंकि यहाँ पर आईटी सिस्टम का एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है। तीसरा पायलट प्रोजेक्ट्स लेकर के आओ ताकि चेक कर पाए कि हम लोग का काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, आइडिया हम लोग का चला भी कि नहीं चला। इसके बाद फिर हम लोग जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, फिर नेशनल स्केल अप करेंगे, साथ में इसको हम लोग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए छोड़ देंगे। तो ये भी समझ गया आप, इसमें कुछ था ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट वुमेन। अभी क्या हुआ 2000 नवंबर 2025 में, मतलब 25 नवंबर 2025, इसमें मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है। ये मनाया गया और इसके थ्रू ही काफी इनिशिएटिव भी सरकार याद दिलाए कि देखो ये इनिशिएटिव हम लोग वुमेन्स के लिए लेकर के आए हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये जो 25 नवंबर वाला है ना डेट, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये हम लोग एग्जामिनेशन में आया था, आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 में ये क्वेश्चन आया था। और ये क्वेश्चन आप कैसे कवर करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो नवंबर का है और आपका एग्जामिनेशन तो अक्टूबर में ही हुआ है, तो ये न्यूज कैसे कवर करोगे। और शायद मैंने इसको कवर किया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कवर किया है, लेकिन मैंने कवर नहीं किया था। कवर कैसे करता, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ का है। अभी मैं, हाँ हम लोग क्या नेक्स्ट मंथ का तो पढ़ाई नहीं करके आ सकते ना, नेक्स्ट मंथ में क्या होने वाला है, कौन सा डे मनाया जाने वाला है, इसका थोड़ा सा आइडिया लगाना मुश्किल होता है। लेकिन इस बार हम लोग कुछ तगड़ा करेंगे। तो 2025 के लिए आप लोग रेडी रहना, 26 के लिए रेडी रहना। ठीक है। तो क्या थीम था इस दिन का, देखो, यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स। ठीक। अब कुछ की इनिशिएटिव है उसको भी पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इनिशिएटिव लाया गया है वुमेन के लिए। ठीक है। फोटोज पे ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इधर भी फोटोज में मुझे ऐसा लगा कि मेरा टीम ने गड़बड़ किया है फोटोज में, तो फोटोज में आप दिमाग मत लगाना, कंटेंट समझो आप। फोटोज को मैं चेंज कर दूंगा, छोड़ो फोटोज को भी चेंज नहीं करूंगा। ठीक है। तो ये देखो कुछ इनिशिएटिव भी आया है, यहाँ पर समझते हैं हम लोग आराम से, है ना, यहाँ पर मैंने लिख रखा है। चलो, तो 25 नवंबर को हम लोग का इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ये मनाया गया है। ठीक है, जानते हैं इसका थीम भी हम लोग देख लिए, यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स। ठीक है। अब क्या क्या इनिशिएटिव है उसको एक एक बार देख लेते हैं हम लोग फटाफट, है ना। सबसे पहले एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया है ताकि वुमेन के जो भी राइट्स हैं उनके लिए कोई सोचे, अगर वुमेन के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो उनके लिए कोई एक्शन लिए। तो उसके लिए हम लोग एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाए हैं, एपेक्स बॉडी बनाए हैं, जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि रिव्यू करता है और रिकमेंड करता है एनी चेंजेस टू द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन। ठीक है। तो ये तो हो गया एक इनिशिएटिव। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के अंदर ही एक कैंपेन चलता है, डिजिटल शक्ति कैंपेन। ठीक है। इस कैंपेन के अंदर हम लोग वुमेन को सिखाते हैं कि आप लोग साइबर सेफ्टी को लेकर के क्या काम कर सकते हैं, क्या चीज सीख सकते हैं ताकि आप साइबर सेफ रहो। साथ में ऑनलाइन थ्रेट को कैसे मैनेज करना है आपको और उसको कैसे रिपोर्ट करना है, इस चीज को हम लोग सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं वुमेन को। तो डिजिटल शक्ति कैंपेन के थ्रू करते हैं। ये भी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का ही एक कैंपेन है। तीसरा है पॉश एक्ट, ये सबसे अच्छा एक्ट है। ठीक है। और ये हर एक वुमेन को मालूम होना चाहिए कि पॉश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इन वर्क प्लेस। जो भी आप वर्क प्लेस में आप काम करते हैं, कोई सा भी वर्क प्लेस हो, गवर्नमेंट वर्क प्लेस हो, प्राइवेट वर्क प्लेस हो, या फिर कोई छोटा मोटा कंपनी में आप काम कर रहे हो, कहीं पर भी काम कर रहे हो, अगर आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है,
अगर आपको गलत तरीके से कोई टच करता है या गलत तरीके से बात करता है, तो वुमेन आप ये ध्यान दो कि आपके पास बहुत सारा पावर है पॉश एक्ट के अंदर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, एक बार क्या हुआ था, मेरी एक फ्रेंड के साथ ये चीज हो रहा था, तो मुझे ऐसे ही बात करते करते ऐसा मालूम चला। तो मैं उसके गया, ऑफिस गया। ठीक है, मैंने उसको बोला कि देखो सर, आ, मुझे ये सब मालूम चला है कि ऐसा ऐसा आप कर रहे हो। ठीक है, अभी पॉश एक्ट के अंदर आप जाओगे तो आपका कंपनी में डुबा दूंगा। ठीक है, और मैं आपको बात कराता हूँ अपने लॉयर दोस्तों से। ठीक है, बस इतना ही बोला था मैंने। मेरा कोई लॉयर दोस्त भी नहीं है। बस मैंने उसको इतना बोला। वो अगले दिन से सुधर गया है। अब बीच बीच में मैं जाकर फिर धमका के आता हूँ, क्योंकि वहां पर एक लड़की तो नहीं है ना, काफी लड़कियां हैं। हाँ, और मान लो कि कोई छोटा कंपनी है, वहां पर अगर कोई वुमेन काम करने जा रही है, तो अपने मन से नहीं जाती है, उसका मजबूरी ही होता है। ठीक है, और इस चीज को वो लोग भी जानता है कि मजबूरी है, तो उसका फायदा उठाता है। ये बहुत ही ज्यादा खराब चीज है, बहुत ही ज्यादा खराब चीज है। लेकिन ये हमारे देश में होता है। तो उसके लिए एक्ट बनाया गया, पॉश एक्ट। इसके अंदर बहुत जल्दी, बहुत फास्ट एक्शन लिया जाता है। तो ये हर एक वर्क प्लेस के लिए ये एक्ट होता है। अगर आपके कंपनी में या वर्क प्लेस में 10 एम्प्लॉय से ज्यादा है, तो आपको एक मैंडेटरी इंटरनल कमिटी बनाना पड़ता है, जो कि मतलब प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का काम करता है। ठीक है, तो एक छोटा सा एक आइडिया ले लो आप। ठीक है, ये वुमेन के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। देखो, आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 में भी ये सब सवाल आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में इस्तेमाल कर पाओगे, है ना, ये जो भी डेटा है। क्योंकि वुमेन जो है वो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है सारे रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन के लिए। तो इनिशिएटिव फॉर वुमेन भी उतना ही इंपॉर्टेंट बन गया, है ना। एक है सी बॉक्स पोर्टल। ये क्या है? सी बॉक्स पोर्टल के थ्रू है ना, आप जो भी आपको हैरेसमेंट हो रहा है, वर्क प्लेस हैरेसमेंट हो रहा है, उसका आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, पॉश एक्ट के अंदर आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन आप कंप्लेन कैसे करोगे? तो सी बॉक्स पोर्टल के अंदर आप कंप्लेन करोगे टू फाइल ए वर्क प्लेस हैरेसमेंट कंप्लेंट अलाइन विद पॉश एक्ट। ठीक है, इसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अगर किसी वुमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो उस केस में ये एक्ट उनको हेल्प करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑर्डर प्रोवाइड करता है ये एक्ट। रेसिडेंस राइट मिलता है, मॉनिटरी रिलीफ मिलता है, काउंसलिंग भी मिलता है जो अग्रीव्ड पर्सन है, जिसको तकलीफ है, जो विक्टिम है। ठीक है, इसके बाद है, इसके बाद इनिशिएटिव है स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंदर स्त्री का मन का रक्षा होता है। मतलब कि जो भी स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम लोग स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए वन स्टॉप सेंटर को ट्रेन करते हैं, ताकि वन स्टॉप सेंटर आगे स्ट्रेस को खत्म कर पाए। ठीक है, मेंटल हेल्थ यूज का काम कर पाए, साइको सोशल फर्स्ट एड दे पाए। ठीक है, अब मान लो कि कोई भी महिला आई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, तो उसको किस तरह से आपको रिएक्ट करना है, क्या क्या उसको प्रोवाइड कराना है, उसके लिए वन स्टॉप सेंटर लोगों को हम लोग ट्रेनिंग स्टाफ, वन स्टॉप सेंटर के जो भी स्टाफ है उनको लोग ट्रेन करते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद डिजिटल शक्ति कैंपेन, चलो ये तो हम लोग ऑलरेडी समझ लिए ना। ये तो हम लोग समझ लिए कि हम लोग इसमें जो है वुमेन को साइबर सेफ्टी, ऑनलाइन थ्रेट और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म सिखाते हैं। चलो अब रीड कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। चलो रीड करते हैं। तो क्या क्या की इनिशिएटिव है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसको हम लोग स्टैब्लिश किया है 1992 में एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, जो कि एग्जामिन करता है और मॉनिटर करता है ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स फॉर वुमेन, और साथ में रिकमेंड भी करता है एनी अमेंडमेंट्स दैट आर नीडेड। ठीक है, फिर भारतीय न्याय संहिता 2023, इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज भी इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस, और जिसमें मान लो कि एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी ऐड हुआ है फॉर द रेप ऑफ माइनर्स अंडर 18 ईयर्स। ठीक है, जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस होता है उसका डेफिनेशन को भी एक्सपेंड किया गया है, ताकि कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम भी हो तो उसका भी इलाज हो सके। ठीक है, साथ में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैंडेट कर दिया गया है फॉर विक्टिम स्टेटमेंट। क्या होता है ना, विक्टिम को ही उड़ा देता है, विक्टिम को ही मार देता है, तो उस केस में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैंडेटरी कर दिया है। सेक्सुअल हेरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोविजन एंड रिड्रेसल एक्ट, इसी को हम लोग बोल रहे हैं पॉश एक्ट। ठीक है, तो पॉश एक्ट जो है ये सारे वुमेन पे अप्लाई होता है रिगार्डलेस ऑफ द एज, जॉब टाइप एंड वर्क सेक्टर। ठीक है, इसमें एक्ट में कहा गया है कि जो भी एम्प्लॉयर है, जहाँ पर 10 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उस केस में एक इंटरनल कमेटी बनाना ही पड़ेगा।
इसके बाद एक सी बॉक्स पोर्टल है। सी बॉक्स पोर्टल में आप कंप्लेन कर सकते हैं। इट सर्व्स एज ए रिपोजिटरी कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ इंटरनल कमिटीज एंड लोकल कमिटीज कंस्टिट्यूटेड अक्रॉस द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन नेशन वाइड। ठीक। तो यहाँ पर आप जाकर कंप्लेन भी कर सकते हैं, और वो कंप्लेन सुनने के लिए वहाँ पर सारे लोगों का फोटो भी रहेगा और फ़ोन नंबर भी रहेगा। ठीक है। इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। जो भी डोमेस्टिक वायलेंस के थ्रू विक्टिम है उनके लिए ये एक्ट है। स्त्री मनोरक्षा। ठीक है। इस प्रोजेक्ट को लीड किया गया है बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलुरु। ठीक है। ये जो भी वन स्टॉप सेंटर होते हैं वहाँ के स्टाफ को सिखाते हैं कि आपको आगे किस तरह से रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है। लास्ट में डिजिटल शक्ति कैंपेन। इसको नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है, जहाँ पर साइबर सेफ्टी के लिए और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म के लिए हम लोग सिखा रहे हैं। ठीक है। चलिए, ये भी हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। भारत जैन। जैसे दुनिया के लिए चैट जीपीटी है, तो हम लोग चैट जीपीटी का डुप्लीकेट बना रहे हैं। उसका नाम है हम लोग भारत जैन रखे हैं। ठीक है। भारत जैन क्या है? ये इंडिया का पहला सोवरेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ठीक है। सोवरेन मतलब कि गवर्नमेंट फंडेड, गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया गया है, और इंडिया का देसी चैट जीपीटी बन रहा है भारत जैन। ठीक है। ये एक एआई सिस्टम है जो कि आपके भाषा को समझ लेता है, आपका लोकल भाषा को भी समझता है, और जनरेट कर सकता है आउटपुट, और इंटरप्रेट कर सकता है इन्फॉर्मेशन। ठीक है। थ्रू टेक्स्ट, स्पीच एंड डॉक्यूमेंट विजन। आप उसको डॉक्यूमेंट देंगे तो भी उसको इंटरप्रेट कर लेगा, आप उसको स्पीच दोगे तो वो समझ लेगा, अंडरस्टैंड कर लेगा, और टेक्स्ट दोगे तो भी वो समझ लेगा। ठीक है। जैसे कि चैट जीपीटी होता है, सेम टू सेम यहाँ पर भी हो रहा है। इसको डेवलप करने के लिए आईआईटी बॉम्बे के द्वारा लीड लीड किया जा रहा है एक कंसोर्टियम, जो कि पैसा दे रहा है। कितना फंड किया जा रहा है? यहाँ पर 235 करोड़ रुपया फंड किया जा रहा है। एक भारत डेटा सेगर सागर बनाया गया है। सेगर बोल रहा हूँ, भारत डाटा सागर बनाया गया है। इसमें सारा का सारा डाटा फीड किया गया है। इसमें इंडिया का कल्चर, ठीक है, इंडिया का लिविंग रियलिटीज, इंडिया का लोकल भाषा, और इंडिया में किस तरीके से सोशल लोग रहते हैं, इंडिया में किस तरह से बातचीत होता है, ये सारा का सारा को फीड किया गया है। जिससे क्या होगा कि ये एआई इंडिया को समझ पाएगा, इंडियंस को समझ पाएगा। ठीक है। तो इट एक्ट्स एज अ डिजिटल डेटा बैंक। इंडिया हैज कल्चर्स, lived realities, local dialects, socio-economic context so that it understands India। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 4 मॉडल इस्तेमाल किए जा रहे हैं भारत जैन में। पहला है परम वन। परम वन में क्या होता है कि ये एक लैंग्वेज मॉडल है। जो भी आप लिख के भेजते हो तो वो समझता है, फिर आपको वापस से रिप्लाई करता है। तो रीडिंग, राइटिंग एंड समराइजिंग करता है। तो परम मॉडल से वो होता है। दूसरा है श्रुतम मॉडल। श्रुतम मतलब कि सुनने वाला। तो ये जो आप बोलते हैं ना, स्पोकन लैंग्वेज जो भी आप बोलते हैं, कोई भी भाषा में आप बोलते हैं, उसको समझता है भारत जैन। तो इस मॉडल को हम लोग बोल रहे हैं श्रुतम। श्रुतम मतलब कि सुनना। इसके बाद है सुक्तम। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप जो बोलते हैं, टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर देता है। ठीक। ये मॉडल है सुक्तम मॉडल। इसके बाद है पत्रम। पत्रम में मान लो कि आप एक कोई पत्र दिए, कोई डॉक्यूमेंट दिए हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करेगा और इंटरप्रेट करेगा। तो ये इस मॉडल को बोल रहे हैं हम लोग पत्रम। ठीक है। तो 4 मॉडल है: परम, श्रुतम, सुक्तम, पत्रम। ठीक है। अब ये जो भारत जन है, इस कॉन्सेप्ट पे ही कुछ ऐप बनाए गए हैं। ये जो ऐप बनाए गए हैं, ठीक, ये ऐप अभी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के टाइम पे है। मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होता है? मतलब अभी कॉन्सेप्ट ही बना है, वो एक्चुअली में रिलीज नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट है ऐसा। तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टेज में कुछ ऐप है, उसको भी देख लो। एक कृषि साथी है। इसमें फार्मर जो है वो एआई के थ्रू बात कर सकता है। ठीक है। एआई से बात कर सकता है अपनी लोकल भाषा में, उसको सजेशन भी मिलेगा। ई विक्रय। इसमें क्या होता है, एमएसएमई अगर एक फोटो खींच के डाल देगा ई विक्रय में, तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा उस, मान लो कि कोई एक प्रोडक्ट है। ठीक है। मान लो कि एक प्रोडक्ट है, मान लो ये प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट का वो फोटो खींच के डालेगा ई विक्रय में। ई विक्रय क्या करेगा, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन बना देगा। ठीक है। तीसरा है डॉग बोध। डॉग बोध का मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, डॉक्यूमेंट को वहां पर डाल दो, और फिर उससे क्वेश्चन पूछो, वो क्वेश्चन आपको बताएगा, आंसर बताएगा। ठीक, ये है भारत जैन। ठीक है। इसको रीड करते हैं हम लोग। तो भारत जन को डेवलप किया गया है एज इंडिया फर्स्ट सोवरेन मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी मॉडल एआई ड्रिवन लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है। ये 3 मेजर मॉडलिटीज को सपोर्ट करता है, इंटीग्रेट करता है: टेक्स्ट, स्पीच एंड डॉक्यूमेंट विजन। ठीक है। और इससे वो चीजों को समझता है, जनरेट करता है और इंटरप्रेट करता है इन्फॉर्मेशन को।
इसके बाद यहाँ पर 22 इंडियन लैंग्वेज को ये सपोर्ट कर रहा है। इसमें 235 करोड़ रुपया फंड एलोकेट किया गया है। एक भारत डेटा सागर नाम का एक डेटा बैंक है, जहां पर आपका इंडिया का सारा रियलिटीज, लिविंग रियलिटीज, इंडिया का कल्चर न्यूएंस और इंडिया का रीजनल डाइवर्सिटी फीडअप है। इससे क्या हो, वो चीजों को समझ रहा है। एआई जो है वो इंडिया को समझ पा रहा है, इंडियंस को समझ पा रहा है। भारत जन का 4 मॉडल है। एक है परम वन जो है ये फाउंडेशनल टेक्स्ट मॉडल है, जिससे वो चीजों को समझ रहा है और आपको टेक्स्ट के माध्यम से रिप्लाई दे रहा है। दूसरा है श्रुतम। श्रुतम क्या है, ये स्पीच मॉडल है, यहाँ पर आपका बात को वो समझ रहा है। तीसरा है सुक्तम मॉडल। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आप टेक्स्ट देते हो वो स्पीच में चेंज कर देता है। ये अभी 9 इंडियन लैंग्वेज में अवेलेबल है। फिर पत्रम। पत्रम में क्या हो रहा है कि एक आप कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हैं और उससे क्यू एन ए कर पा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हैं। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में 3 एप्लीकेशन बनाया गया है। एक है कृषि साथी, ये फार्मर्स के लिए, ई विक्रय एमएसएमई के लिए, और डॉग बोध, जहां पर आप कोई डॉक्यूमेंट दोगे और उससे क्वेश्चन आंसर करोगे। ठीक है, तो ये है, समझ में आ गया आप। ये है भारत जैन। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला न्यूज। एस्टिमेट्स ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो, बैक स्टोरी समझो। इंडिया में बहुत सारा स्मॉल, अनरजिस्टर्ड, इनफॉर्मल बिजनेस है। ठीक है, बहुत सारे इंडिया में स्मॉल बिजनेस है, अनरजिस्टर्ड बिजनेस है, इनफॉर्मल बिजनेस है। जैसे कि छोटा छोटा दुकान, छोटा छोटा रिपेयर यूनिट, जहाँ पर चीजों का सामान ठीक होता है। चीजों का सामान नहीं, सामान ठीक होता है। ठीक है, मान लो कि कभी कोई घड़ी है, तो घड़ी आपको नया नया दुकान में भी मिलेगा। घड़ी ठीक कराना होगा तो रिपेयर शॉप भी है। तो रिपेयर शॉप हो गया, छोटा छोटा शॉप हो गया, स्मॉल मैन्युफैक्चरर हो गया, जो कि चिप्स बनाता है। ठीक है, या जो कुछ छोटा छोटा चीज बनाता है, अपने घर में बैठ के बनाता है, होम बेस्ड एंटरप्राइजेस है। तो इस तरह का करोड़ है, ऐसा यूनिट है जो काम कर रहा है। स्मॉल, अनरजिस्टर्ड, इनफॉर्मल बिजनेस चलता है, जैसे कि सोप और रिपेयर यूनिट, ये सब चलता है। इसको ही हम लोग बोलते हैं अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो इसका ना हम लोग गिनती वगैरह करते हैं, इसका डेटा लेकर के आते हैं। इसका डेटा लाने का क्या तर्क बनता है? अगर हम लोग को मालूम रहेगा कि देश में कितना ऐसा जन है जो कि थोड़ा गरीब है और काम कर रहा है, अगर हम लोग को मालूम रहेगा, तो उन लोग के लिए हम लोग कुछ स्कीम लेकर के आएंगे। तो एनएसए जो है ना, ये इसका क्वार्टरली एस्टिमेट रिलीज करता है, यानी डेटा बताता है कि जैसे अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस कितना सारा है। ये सब डेटा बताता है टू हेल्प गवर्नमेंट अंडरस्टैंड इनफॉर्मल सेक्टर हेल्थ। ठीक है, कि इनफॉर्मल सेक्टर किस तरह से काम कर रहा है, इसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट में क्या प्रॉब्लम है, वुमेन के केस में क्या प्रॉब्लम है। चीज़ों को समझने के लिए एनएसए जो है वो डेटा इकट्ठा करता है। ठीक है, स्मॉल बिजनेस का और स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स का, होम बेस्ड एंटरप्राइजेस का, जिसको हम लोग अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसका कुछ की फाइंडिंग्स निकला है। क्या क्या की फाइंडिंग्स निकला है समझो यहाँ पर, देखो। ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं 7.97 करोड़ ऐसा इस्टेब्लिशमेंट है, ऐसा एंटरप्राइज है जो छोटा छोटा एंटरप्राइज है, अनरजिस्टर्ड है, छोटा छोटा है। तो 7.97 करोड़ ऐसा एंटरप्राइज है। 7.97 इनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइज एग्जिस्ट, मतलब अभी इतना एग्जिस्ट करता है। 12.86 करोड़ पीपल आर एम्प्लॉयड, यहाँ पर करीब करीब 13 करोड़ लोग एम्प्लॉयड हैं। अब देखो, जितना भी वर्कर्स है, कितना वर्कर्स है, 12.86 करोड़, इतना वर्कर है, इतना लोग एम्प्लॉयड है। इसके अंदर वर्किंग ओनर कितना है, यानी कितना लोग ऐसे हैं जो कि ओनर है और काम कर रहे हैं, 59.8%। कितना है हायर्ड वर्कर्स, जिसको हायर करके रखा गया है, 25.91%। हम भी बहुत छोटा है, छोटे तौर पे काम कर रहे हैं, तो हमको भी ऐसा कह सकते हो कि अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइज है। ठीक है, ठीक है, तो ये समझे आप। जो भी ओनर्स हैं वो 59.98% है, और हायर्ड वर्कर्स 25.91% है। अर्बन एरियाज में 6.91 करोड़ वर्कर्स हैं। अर्बन एरियाज में बताओ, करीब करीब 7 करोड़ वर्कर्स जो है वो अर्बन एरिया में, यानी रूरल एरिया से ज्यादा अर्बन एरिया में काम हो रहा है, छोटा छोटा काम हो रहा है, छोटा छोटा बिजनेस हो रहा है। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो किया है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो किया है। नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स बढ़ा है, और जितना वर्कफोर्स काम कर रहा है वो भी बढ़ा है। कितना बढ़ा है एक बार देख लो आप। 5.29% का ग्रोथ हुआ है नंबर ऑफ स्टैब्लिशमेंट में, और 7.2% का ग्रोथ हुआ है वर्कफोर्स में, नंबर ऑफ वर्कफोर्स में। वुमेन का पार्टिसिपेशन का बात करें, तो जितना भी एम्प्लॉयमेंट है ना, 28.7% एम्प्लॉयमेंट जो है वो वुमेन के थ्रू हुआ है। ठीक है, तो 28.7% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट इज बाय वुमेन।
इंटरनेट यूसेज की बात करते हैं, 38.99% एंटरप्राइज जो है वो अभी इंटरनेट को यूज कर रहा है। ठीक है, तो सिर्फ यही था डेटा, और कुछ डेटा है ही नहीं। जुलाई से सितंबर के बीच में जो अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइज का एस्टिमेट आया है, उसके अंदर ये कुछ डेटा दिया गया है। 7.97 करोड़ इनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइज अभी एग्जिस्ट करता है। 12.8 करोड़ लोग अभी इसमें एम्प्लॉयड हैं। जितना भी वर्कर्स हैं, उसमें से 59.98% यानी कि ऑलमोस्ट 60% वर्किंग ओनर है, और 25.91% हायर्ड वर्कर है। 6.91 करोड़ वर्कर्स ऐसे हैं जो कि अर्बन एरियाज में भी काम कर रहे हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, क्योंकि दिख रहा है कि वर्कफोर्स भी बढ़ रहा है और नंबर ऑफ स्टैब्लिशमेंट भी बढ़ रहा है, यानी नंबर ऑफ एंटरप्राइज भी बढ़ रहा है। वुमेन पार्टिसिपेशन भी ठीक ठाक है, 28.7% के करीब है। इंटरनेट यूसेज जो है उसका अगर बात करें, 38.9% एंटरप्राइज जो है वो भी इंटरनेट यूज कर रहा है, और ये बढ़ेगा। इंटरनेट तो यूज करना ही पड़ेगा अगर आपको बिजनेस चलाना है। ठीक है, इसके बाद है, देखो अगला, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं पीडीएफ दूंगा, तो एक यहाँ पर वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025, यहाँ से समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ एक पेज है, दो पेज है, तो यहाँ पे मैंने एक ही पेज में सब कुछ डाल दिया है। आई होप आपको दिख रहा है ना। देखो हम लोग बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स लेकर के आए हैं। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है जहां पर हम लोग एनिमल्स को पालते हैं। तो जो भी एनिमल्स को पालता है, एनिमल से आउटपुट निकालता है, तो उसका हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स लेकर के आए हैं, जिसका मदद से हम लोग समझेंगे कि एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग कौन कौन सा स्कीम को अपडेट करना है, या फिर नया स्कीम लेकर के आना है। तो ये स्टैटिस्टिक्स आया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। ठीक है, ये रेलिवेंट क्यों है, ये जो स्टैटिस्टिक्स का ये रिपोर्ट है कहें, तो ये रेलिवेंट क्यों है? इट इज रेलिवेंट बिकॉज लाइव स्टॉक कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू रूरल इनकम, डेयरी ग्रोथ, न्यूट्रिशन एंड जीडीपी। जीडीपी को इम्प्रूव करना है तो हम लोगों को लाइव स्टॉक पे ध्यान देना पड़ेगा। डेयरी ग्रोथ करना है, यानी दूध का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हम लोग को एनिमल हस्बेंड्री देखना पड़ेगा। रूरल इनकम को बूस्ट करना है, तो लाइव स्टॉक को देखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए लाइव स्टॉक का एक डेटा हम लोग लेकर के आए हैं, जिस डेटा का मदद से पॉलिसी मेकर आगे पॉलिसी बना पाएगा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी डेटा चाहिए जिससे कि वो एनालाइज कर पाए और आगे का वो रास्ता बना पाए, आगे का प्लानिंग कर पाए। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स आया है। यहाँ पर हम लोग लाइव स्टॉक सेंसस से डेटा को इकट्ठा किए हैं, दूसरा इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे से डेटा इकट्ठा किए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये दो जगह से हम लोग डेटा इकट्ठा किए हैं। जो लाइव स्टॉक सेंसस होता है, ये एनिमल्स को काउंट करता है, जैसे कितना कैटल्स है, कितना बफेलोज है, कितना पोल्ट्री है, कितना शिप्स है। तो जो सेंसस करते हैं हम लोग लाइव स्टॉक का, उसको बोलते हैं लाइव स्टॉक सेंसस। तो उसका डेटा को भी हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं। दूसरा, हम लोग इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे का डेटा यूज किए हैं। ये सर्वे है, ये हर साल होता है। ठीक है, और ये हम लोग को प्रोवाइड करता है एनुअल प्रोडक्शन एस्टिमेट्स ऑफ मिल्क, मीट, एग्स और ऊल। ठीक है, तो मिल्क, मीट, एग और ऊल, ये चार चीज का कितना एनुअल प्रोडक्शन हो रहा है, वो सारा एस्टिमेट देता है इस सर्वे के अंदर, इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे के अंदर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द थ्री प्रोडक्ट्स, या फिर थ्री एरियाज वेयर इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे डू नॉट गिव डेटा, डू नॉट गिव एस्टिमेट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मिल्क, मीट, एग्स और ऊल तो है। ठीक है, चलो, अगर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दे दे लाइव स्टॉक, तो आप पता चल जाएगा ना कि लाइव स्टॉक ऑप्शन में नहीं है, आना चाहिए। ठीक है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर देखें, मिल्क, मीट, एग्स और ऊल, ये चार चीज के लिए डेटा दिया गया है इस स्टैटिस्टिक्स के अंदर। अभी हम लोग भी देख लेते हैं ना, चलो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखो कि दुनिया में प्रोडक्शन के केस में इंडिया किस नंबर पे आता है। प्रोडक्शन के केस में इंडिया किस नंबर पे आता है? तो मिल्क का प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट नंबर में आता है। पूरे दुनिया में टॉप प्रोड्यूसर मिल्क का इंडिया ही है। इसके बाद मीट के केस में फोर्थ नंबर पे आता है, यानी पूरे दुनिया में मीट का प्रोडक्शन फोर्थ ज्यादा होता है हम लोग के यहाँ पर। एग्स का सेकेंड, जितना भी एग्स बनता है पूरे दुनिया में, नंबर टू पे है हम लोग। ठीक है, एग्स के मामले में प्रोडक्शन में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है ये देख लो, 247.8 मिलियन टन हुआ है मिल्क का। पर कैपिटा का बात करें तो
485 ग्राम पर डे पर कैपिटा, ठीक है। चलो, इसका मीट का बात करते हैं तो मीट का टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है 10.5 मिलियन टन। एग्स का टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है 149.11 बिलियन। इतना एग बना है, इतना एग प्रोड्यूस हुआ है 149.11 बिलियन। मिलियन भी नहीं है भाई, बिलियन है, ठीक है। पर कैपिटा कितना होता है 106 एग्स पर एनम, ठीक है। इतना प्रोडक्शन होता है, तो एक आदमी के लिए एक साल में 106 अंडा प्रोड्यूस किया जा रहा है। आप कितना खा रहे हो एक साल में, कितना खा लेते हो आप? अगर मैं बात करूँ तो कितना खाता हूँ मैं? अभी तो एग रोल है, ठंडा के दिन में एग रोल पूरा चलता है ना। तो मैं अगर ठंडा के दिन का बात करूँ तो मैं खाऊंगा इधर 20 25, मैं 25 अंडा खाता हूँ पूरा साल भर में, 25 से 30 अंडा। वो भी शायद ही खाऊं, ठीक है, ज्यादा नहीं खाता हूँ। चलो, टॉप 5 स्टेट कौन सा है प्रोडक्शन में? क्योंकि हमारे स्टेट में तो कोई कोई स्टेट होगा ना जो कि बहुत प्रोड्यूस करता होगा, तभी तो हम लोग नंबर 1 पहुंच गए हैं, या नंबर 4 में पहुंचे हैं, नंबर 2 पे पहुंचे हैं। कोई तो कर रहा हो प्रोडक्शन, तो कौन कर रहा है वो देख लो, ठीक है। टॉप 5 स्टेट कौन सा है मिल्क प्रोडक्शन में? यूपी, राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र। मीट प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। एक्स के केस में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल और कर्नाटका। उल के केस में राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये जो टॉप 5 स्टेट है, ये कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट कर देता है प्रोडक्शन के अंदर, वो भी है लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो टॉप 5 स्टेट का कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है वो भी है यहाँ लिखा हुआ है। 54.09%, 57.55%, 64.37% और 85.98%, ठीक है। बस इतना ही आप नोट्स बना लोगे, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग रीड कर लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट है, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका मैंने आपको यहाँ पर सारा का सारा निचोड़ खोल के रखा हुआ है, एक बार पढ़ लोगे आपको सब याद हो जाएगा, है ना। लाइव स्टॉक सेंसस और इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे, इन लोग दोनों से हम लोग का बना है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025। इसको कौन लाया है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। क्यों लाया है? ताकि हम लोग आगे पॉलिसी बना सकें, इसलिए हम लोग को डेटा मिले, एक्यूरेट डेटा मिले। डेटा हम लोग मिल्क, मीट, एग्स और उल का दे रहे हैं। रैंक ऑफ प्रोडक्शन की पूरी दुनिया में कितना रैंक करते हैं, तो मिल्क के केस में इंडिया फर्स्ट रैंक करता है इन प्रोडक्शन, मीट के केस में फोर्थ, एग के केस में सेकंड। टोटल प्रोडक्शन कितना है देख लिए हम लोग, टोटल 5 स्टेट है, टॉप 5 स्टेट। टॉप 5 स्टेट भी हम लोग समझ लिए, और टॉप 5 स्टेट का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है वो भी समझ लिए। अभी हम लोग रीड कर लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने कंडक्ट किया था बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रोड्यूस एनिमल वाइज डेटा फॉर इंडिया एज वेल एज स्टेट, ठीक है। 4 मेजर लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स का, जैसे कि एग, मिल्क, मीट और ऊल, ठीक है। चलो, ये जो बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 है, इसको हम लोग कंपाइल किए फ्रॉम द डेटा टेकन फ्रॉम लाइव स्टॉक सेंसस एंड इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे, ठीक है। इसके बाद मिल्क प्रोडक्शन का जो डेटा है दिया गया है, आप रीड कर लो, क्योंकि हम लोग वहाँ रीड कर चुके हैं। यहाँ पर जो हम लोग समझे ना, ये वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। डेटा है मीट प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन और उल प्रोडक्शन, देख सकते हो आप। चलिए अब देखते हैं, डेटा आया है जीडीपी का। तो जीडीपी का क्वार्टरली डेटा और हाफ ईयरली एस्टीमेट रिलीज किया गया है एनएसओ के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन चलो, अभी एग्जाम आपका इसी बार आने वाला है, मतलब जस्ट पहुंचने वाला है, एग्जाम आ गया है, द्वार पे खड़े हैं आपका एग्जाम, तो ये इम्पोर्टेंट बनता है, ऐसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा रहता नहीं। चलो, एनएसओ ने रिलीज किया है क्वार्टरली एस्टीमेट, यहाँ समझते हैं सिंपल। तो एनएसओ ने रिलीज किया है 2 एस्टीमेट, एक हाफ ईयरली एस्टीमेट, एक है क्वार्टरली एस्टीमेट, जुलाई से लेकर सितंबर क्वार्टर का। तो रियल जीडीपी बताया है 48.63 एलसी, एलसी मतलब लाख करोड़, ठीक है। इसमें ग्रोथ देखा गया 8.2% का, ओके। रियल जीबीए है 44.77 एलसी, इसमें ग्रोथ देखा गया है 8.1% का। नॉमिनल जीडीपी 85.25 एलसी है, नॉमिनल जीबीए 77.69 एलसी है, ठीक है। इन दोनों में ग्रोथ देखा गया है 8.7% का, ठीक। नॉमिनल जीबीए के अंदर जो टर्सरी सेक्टर है वो 9.2% का ग्रो किया है, मैक्सिमम ग्रो किया है। ये इंपॉर्टेंट है कि किस सेक्टर का नॉमिनल जीबीए सबसे ज्यादा ग्रो किया है। 9.2% टर्सरी सेक्टर, ठीक है। इधर भी होगा टर्सरी सेक्टर, इधर कहीं पर लिखे हैं टर्सरी सेक्टर लिखे होंगे, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर 8.1% से ग्रो किया है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 9.1% से ग्रो किया है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3 चीज, ठीक है, इसको ध्यान रखना आप।
इसमें हाफ ईयरली एस्टिमेट भी दिया गया है। हाफ ईयरली में रियल जीडीपी, रियल जीबीए, रियल जीडीपी है 96.52 एलसी और रियल जीबीए है 89.41 एलसी। नॉमिनल जीडीपी का बात करें और नॉमिनल जीबीए का बात करें तो नॉमिनल जीडीपी है 171.3 एलसी और नॉमिनल जीबीए है 155.94 एलसी। ठीक है। अब ये डेटा है भाई, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने बोल दिया कि डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, क्योंकि सिर्फ ये दो डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि कौन सा सेक्टर है जो कि नॉमिनल जीबीए में सबसे ज़्यादा ग्रोथ किया है, बताओ। वो टर्सरी सेक्टर। चार्ज लगा लेता हूँ मैं, लैपटॉप चार्ज लगा लेता हूँ। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट था वो ये वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वाला ही इम्पोर्टेंट है। ये पेंसिल भी इसमें यूज कर सकते हैं, ये आर्यन लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। नहीं, रीडिंग कर लेते हैं ना। रीडिंग क्या करें, इसमें रीडिंग कुछ नहीं कर सकते हैं। एनएसओ ने रिलीज किया है क्वार्टरली एस्टीमेट और हाफ ईयरली एस्टीमेट। ठीक है, जिसमें क्वार्टरली एस्टीमेट सब कुछ दिया हुआ, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीबीए, नॉमिनल जीबीए, सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट बताया गया है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर कितना ग्रो किया है, टर्सरी सेक्टर कितना ग्रो किया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना ग्रो किया है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर कितना ग्रो किया है और एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर कितना ग्रो किया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो किया है, तो नाम होगा टर्सरी सेक्टर। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और फिर सेकेंडरी सेक्टर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हाफ ईयरली एस्टीमेट का बात करते हैं। हाफ ईयरली में रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीबीए, नॉमिनल जीबीए का डेटा दिया गया है, वो आप एक बार रीड करके जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, स्कीम टू प्रमोट आरईपीएम। आरईपीएम का मतलब क्या है, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। समझते हैं यहाँ पर, पहले समझो कि हम लोग एक स्कीम लेकर के आए हैं, स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आरईपीएम। तो आरईपीएम होता क्या, पहले यही समझेंगे तभी ना आगे समझ पाएंगे कि क्यों इसको प्रमोट करने के लिए स्कीम लेकर के आए हैं। तो रियर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, ये इसको समझो। ऐसा मैग्नेट जो होता है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट इन द वर्ल्ड होता है, वो बहुत कम पाया जाता है। तो रियर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, ये क्यों जरूरी है। ये ईवी बनाने के लिए हेल्प में आता है, ईवी बनाने में मदद करता है। विंड टरबाइन में यूज होता है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी में काफी यूज हो रहा है, ईवी में भी यूज हो रहा है, विंड टरबाइन में यूज हो रहा है। इसका मतलब कि जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट है, इसका यूज बहुत तगड़ा है और इसका यूज बढ़ने वाला है और बढ़ ही रहा है ना। स्मार्टफोन्स, स्मार्टफोन भी आप यूज करते रहोगे, तो यहाँ पर भी इसका यूज हो रहा है। एरो स्पेस एंड डिफेंस सिस्टम यहाँ पर यूज हो रहा है। तो भैंस क्या कितना इंपॉर्टेंट है ये, कि हर जगह यूज हो रहा है और इन फ्यूचर में और यूज होगा। करेक्ट। ठीक है, तो इंडिया की डिमांड है ना, वो 2030 तक डबल होने वाला है। 2025 में जितना भी है, 2030 में डिमांड बढ़ जाएगा। यानी रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट का डिमांड इंडिया के अंदर बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि इंडिया का ईवी सेक्टर भी बूम हो रहा है, इंडिया का विंड टर्बाइन्स भी बढ़ रहा है, स्मार्टफोन्स का भी प्रोडक्शन यहाँ पर होगा, एरोस्पेस और डिफेंस सिस्टम पे हम लोग को काम करना ही पड़ेगा। तो हम लोग को ये वाला मैग्नेट चाहिए, आरईपीएम चाहिए, रियर अर्थ मैग्नेट चाहिए ही चाहिए। और ये हम लोग को नहीं मिल पा रहा है, हम लोग सारा का सारा इंपोर्ट कर रहे हैं। इसका डिमांड बढ़ने वाला है, फिर भी हम लोग इंपोर्ट ही कर रहे हैं। तो इंपोर्ट करने से अच्छा है कि हमारा देश में बनने लगे। नहीं तो ऐसे कोविड वाला सिचुएशन आएगा तो जहाँ इंपोर्ट ही नहीं हो पाएगा। तो इंपोर्ट ही नहीं हो पाएगा तो हम लोग का डिफेंस सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, एरोस्पेस गड़बड़ा जाएगा, स्मार्टफोन में प्रॉब्लम आएगा, विंड टर्बाइन ईवी नहीं काम कर पाएगा। तो इसीलिए ये जो आरईपीएम है, इसके लिए हम लोग एक स्कीम लाए हैं, ताकि मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर सके इंडिया के अंदर। अब विदेश का कंपनी आके इंडिया में बनाने लग जाए तो भी चलेगा, इंडिया का कोई कंपनी आकर इंडिया में बना रहा है तो भी चलेगा, लेकिन हमको चाहिए कि वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो। हम तो ये चाहते हैं। ठीक है, मतलब हम नहीं चाहते हैं, वहां पर बोल रहा है। टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस एंड बिल्ड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ये स्कीम, स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड आरईपीएम। अब सिंटर्ड क्या होता है, वेल्डिंग, देखो वेल्डिंग, दो दो लोहा को हल्का हल्का गर्म करते हैं ताकि वो आपस में चिपक जाता है, उसको बोलते हैं सिंटरिंग, उसको बोलते हैं सिंटर करना। तो जब दो मैग्नेट को हम लोग सिंटर करते हैं ना, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, और परमानेंट मैग्नेट बन जाता है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं हम लोग सिंटर्ड आरईपीएम। ठीक है, ये स्कीम आया है। ठीक है, अब इस स्कीम के अंदर हम लोग करेंगे क्या, हम लोग 6,000 मिलियन टन पर एनम का कैपेसिटी बनाएंगे। ठीक है, आरईपीएम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बना रहे हैं 6,000 मेट्रिक टन पर एनम। ठीक है, मिलियन टन नहीं यार, मेट्रिक टन होना चाहिए। देख लेता हूँ यहाँ पर,
कहाँ कहाँ, हाँ तो मेट्रिक टन, सॉरी मेट्रिक टन, मिलियन टन बोल रहा था। चलो मेट्रिक टन, 6,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी बनाने के लिए ये स्कीम आया है। ठीक है, इसमें 7,280 करोड़ रुपया आउटले रखा गया है। ठीक है, कैपिटल सब्सिडी के लिए 750 रुपये खर्चा होगा, और सेल्स बेस्ड इंसेंटिव के लिए 6,450 करोड़ रुपया खर्चा होगा। समझो ये क्या है। जब हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग आरपीएम को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो स्कीम लेकर के आए हैं, उस स्कीम में क्या करेंगे, पहले तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बनाएंगे, फैक्ट्री फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप होंगी तभी तो आगे सेल होगा। तो पहले कैपेसिटी बनाने के लिए हमें पैसा दे रहे हैं, कितना, 700 साढ़े 700 करोड़ रुपए। जब कैपेसिटी बन जाएगा तो वो आगे में सेल करेगा, तो हर सेल में उन लोग को इंसेंटिव मिलेगा। तो वो जो इंसेंटिव होने वाला है सेल के लिए, उसके लिए हम लोग पैसा कितना रखे हैं साइड करके, 6,450 करोड़ रुपया। ठीक, ये करें। तो कैपिटल बनाने में कितना समय लगेगा, कैपेसिटी बनाने में कितना समय लगेगा, इसमें लगेगा 2 साल बनाने में। ठीक है, 2 साल बनेगा हम लोग कैपेसिटी, फिर इंसेंटिव हम लोग देंगे अगला का 5 साल। तो यानी कि इसका ड्यूरेशन 7 साल होना चाहिए। तो देखो ड्यूरेशन 7 साल है। ठीक है? 7 साल में पहला 2 साल जो है उसमें कैपिटल हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल सब्सिडी यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए, कैपिटल लिखना चाहिए सिर्फ। कैपिटल फॉर मैन्युफैक्चरिंग बन रहा है। दूसरा, सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव के लिए अगला 5 साल। ठीक है, क्लियर। चलो, हम लोग जो है ना 5 बेनिफिशरीज को चुनेंगे, जिसको हम लोग बेनिफिट देने वाले हैं, जिसको हम लोग एलोकेट करेंगे, तुम लोग जो है ये सेटअप करो, कैपेसिटी बनाओ। वो 5 बेनिफिशरीज जो है ना, वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू सिलेक्ट किया जाएगा। पूरे दुनिया में जो भी कॉम्पिटिटिव बिडिंग जीतेगा, जो भी ऑक्शन जीतेगा, उसको सिलेक्ट किया जाएगा और उनको ही ये बेनिफिट दिया जाएगा सरकार के थ्रू। ठीक है, आई होप आप समझ पाए कि मैं क्या कहना चाह रहा था, इसमें क्या था। रीड कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स एंड इज वाइटल फॉर ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस एंड डिफेंस एप्लीकेशंस। ठीक है, एट प्रेजेंट इंडिया का जो डिमांड है वो इंपोर्ट के थ्रू ही फुलफिल हो पा रहा है। स्कीम जो है वो, उसका ऑब्जेक्टिव है कि 6,000 मेट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी बना देगा इंडिया के अंदर। ठीक है, और 7,280 करोड़ रुपया यहाँ पर खर्चा होगा। कैपिटल सब्सिडी में 750 करोड़, और सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव में 6,450 करोड़। 7 साल का ये ड्यूरेशन होने वाला है। 2 साल का गेस्टेशन पीरियड होगा, जहां पर हम लोग इंटीग्रेटेड आरईपीएम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप कर रहे होंगे, और 5 साल हम लोग इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन में लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 5 बेनिफिशरीज को एलोकेट किया जाएगा टोटल कैपेसिटी, और हर एक बेनिफिशरीज को 1,200 मेट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी मिलेगा थ्रू बिडिंग। ठीक है, चलो ये भी हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टैक्स रैम्प्स स्कीम। रैम्प्स का फुल फॉर्म है रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप। ठीक है, टेक्सटाइल का रिसर्च करेंगे, टेक्सटाइल का असेसमेंट करेंगे, टेक्सटाइल का मॉनिटरिंग करेंगे, टेक्सटाइल का प्लानिंग करेंगे, और टेक्सटाइल वाले जो स्टार्टअप हो गए उसको हम लोग बूस्ट करेंगे। यही स्कीम है। तो नाम में ही सब कुछ छिपा है। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी हमारा इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर है ना, वो बूम में है, बूम। इंडिया का टेक्सटाइल बहुत ज्यादा, मतलब एक्सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ चैलेंजेस है। हम लोग का टेक्सटाइल सेक्टर में इनोवेशन नहीं है, बहुत कम इनोवेशन है। ठीक है, और प्रोसेस जो भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत आउटडेटेड हो गया है। तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने क्या किया है, ये लॉन्च किया है टैक्स रैम्प्स स्कीम, ताकि टेक्सटाइल सेक्टर में रिसर्च, इनोवेशन और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े। 5 साल के लिए आया है, FY 26 से लेकर 31 तक के लिए। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 साल हो गया, तो 6 साल के लिए आया है। तो लॉन्च वॉर FY 26 टू FY 31। ठीक है, विथ 305 करोड़। ठीक है, तो 305 करोड़ रुपए का इसका एलोकेशन है। यह सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, ये भी ठीक है। कंपोनेंट कौन कौन सा है, देखो यहाँ पर है हमारा 5 कंपोनेंट है। सबसे पहले रिसर्च एंड इनोवेशन। हम लोग रिसर्च एंड इनोवेशन पे काम करेंगे, स्मार्ट टेक्सटाइल बनाएंगे। टेक्सटाइल जो बनता है, जो भी प्रोसेस हो रहा होता है इस्तेमाल, तो प्रोसेस को एफिशिएंट बनाएंगे ताकि कम समय में क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोग निकाल पाए। दूसरा, डेटा एनालिटिक्स एंड डायग्नोसिस। हम लोग डेटा सिस्टम इस तरह से बना करके रखेंगे, तो हम लोग इसमें जान पाएंगे कि जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें एम्प्लॉयमेंट कितना है, हम लोग का सप्लाई चेन किस तरह से मैप होता है,
और इंडिया बेस्ड में स्टडी करेंगे। इसके बाद है इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल स्टैटिस्टिकल सिस्टम। एक प्लेटफॉर्म हम लोग बनाए हैं जिसका नाम क्या है, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल स्टैटिस्टिकल सिस्टम। यहाँ पर टेक्सटाइल को लेकर के सारा डेटा रखा हुआ है, ठीक है। सारा डेटा रखे हैं, तो ये डेटा को इस्तेमाल करके हम लोग पॉलिसी बना सकते हैं आगे। यही डेटा को इस्तेमाल करके हम लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, या क्या काम कर रहे हैं, मॉनिटर भी कर सकते हैं और प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो इट इज अ डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म फॉर मॉनिटरिंग स्कीम प्रोग्रेस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। इसके बाद है कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड नॉलेज इकोसिस्टम, ठीक है। यहाँ पर हम लोग टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर ट्रेनिंग देंगे, वर्कस्पेस कराएंगे, ठीक है, और लोगों को सिखाएंगे। लास्ट में है स्टार्टअप एंड इनोवेशन सपोर्ट। जो भी कोई बहुत भयंकर आइडिया लेकर के आएगा टेक्सटाइल सेक्टर में, तो उसको हम लोग सपोर्ट भी देंगे, ठीक है। तो हम लोग सपोर्ट करेंगे इंक्यूबेटर्स को, जो कि आगे सपोर्ट करते हैं स्टार्टअप्स को। हैकाथॉन में हम लोग सपोर्ट करेंगे। एकेडमिया और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन को भी सपोर्ट करेंगे। मान लो कि कोई एकेडमिया है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, ठीक है, और कोई इंडस्ट्री है, वो लोग आपस में कोलैबोरेट किया है ताकि कोई अच्छा चीज बना सके, अच्छा टेक्सटाइल बना सके, तो उस तरीके को भी हम लोग सपोर्ट करेंगे। बहुत सारा ऐसा टेक्सटाइल भी होता है ना, जैसे कि मान लो कि जो पीपीटी किट है, पीपीटी किट बोल रहा हूँ, पीपीई किट, जो कि कोविड में पहनते नहीं है, वो भी क्या है, वो भी टेक्सटाइल है। उसके बाद दरी जो बनता है, दरी, कारपेट, वो क्या है, वो भी तो एक तरह का टेक्सटाइल है। तो वो सब को बात यहाँ पर कहा जा रहा है, वो सारा का बात हो रहा है, टेक्सटाइल सेक्टर मतलब सारा, आपका कपड़ा, रुमाल, सबका बारे में बात हो रहा है, ठीक है। मान लो कि कोई ऐसा कपड़ा लेकर के आया जो जलता नहीं है, तो वो पहन करके जाएंगे, बम ब्लास्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो वैसा टेक्सटाइल बनाने के लिए तो आपको इनोवेशन चाहिए, है ना। तो वो इनोवेशन करने के लिए हम लोग ये स्कीम लेकर के आए हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? अब रीड कर लेते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्ट्रेंथन रिसर्च, इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस इन टेक्सटाइल सेक्टर। 305 करोड़ का इसमें टोटल आउटले रखा गया है, FY 26 से लेकर के FY 31 तक। की कंपोनेंट्स क्या क्या है, रिसर्च इनोवेशन पे ध्यान देंगे, डेटा एनालिटिक्स एंड डायग्नोस्टिक पे ध्यान देंगे, ठीक है। एक डेटा सिस्टम बनाएंगे जिससे कि हम लोग इंप्लॉयमेंट असेसमेंट कर पाएंगे, सप्लाई चेन मैपिंग देख पाएंगे, इंडिया साइज स्टडी कर पाएंगे। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल सिस्टम बनाया गया है, जो कि एक रियल टाइम प्लेटफॉर्म है, जो कि पूरा डेटा देता है कि आपका जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो कहाँ जा रहा है। उसके बेसिस पर सारे डेटा के माध्यम से आप डिसीजन ले पाओगे। कैपेसिटी बिल्डिंग, डेवलपमेंट एंड नॉलेज इकोसिस्टम, स्टेट लेवल प्लानिंग, और हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस का डिसेमिनेशन करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप कराएंगे, वगैरह वगैरह कराएंगे। साथ में स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन सपोर्ट, सपोर्ट भी हम लोग देंगे, ठीक है, ठीक है। चलो अब हमारा यहाँ पर समरी स्टार्ट होगा। तो हम लोगों ने सारा न्यूज़ को एक एक करके सारा देख लिया है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ समझ में आया हो। अब हम लोग समरी स्टार्ट करेंगे और हो जाएगा हमारा डन। चलो, चले स्टार्ट करते हैं समरी। चलो, चलो समराइज करते हैं आज जो भी हम लोगों ने देखा। सबसे पहले हम लोग देखें डिजिटल इनिशिएटिव फॉर पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, सरकार जो है वो अनाज खरीदती है फार्मर से, उसको एक वेयर हाउस में रखती है, फिर उस वेयर हाउस से धीरे धीरे करके जो गरीब लोग हैं उनको वही अनाज सस्ते दामों में देती है, ठीक है। तो ये होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जो वेयर हाउस में आपका सामान पड़ा हुआ है, फूड ग्रेन्स रखा हुआ है, उस वेयर हाउस के लिए बहुत सारा डिजिटल इनिशिएटिव आया है। कौन लॉन्च किया है, गवर्नमेंट लॉन्च किया है, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने लॉन्च किया है। एक एक करके देखते हैं। पहला है भंडारन 360। ये एक ईआरपी प्लेटफॉर्म है ऑफ सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। ये सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, यही सारा फूड ग्रेन्स रखता है। तो इस कंपनी के लिए एक ईआरपी प्लेटफॉर्म आया है। ईआरपी प्लेटफॉर्म क्या होता है, ये कंपनी का ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर कंपनी का सारा डिटेल एक ही जगह पे अवेलेबल होता है, कि एचआर का काम कैसे हो रहा है, फाइनेंस का काम कैसे हो रहा है, लॉजिस्टिक कैसे मैनेज हो रहा है, वेयर हाउस में कितना सामान पड़ा हुआ है, मार्केटिंग कैसे हो रहा है। तो ये सारा का सारा डिटेल्स जब एक प्लेटफॉर्म में आता है, उसको बोलते हैं हम लोग ईआरपी प्लेटफॉर्म, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्लेटफॉर्म। तो अभी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के लिए ये प्लेटफॉर्म बना है, उसका नाम रखा गया है भंडारन 360। दूसरा है स्मार्ट एक्जिम ए वेयर हाउस सिस्टम। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के समय में जो भी सामान आपका वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, तो वो सामान बहुत चेक के बाद गुजरता है, ठीक है, तब वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचता है। तो इसमें जो फंक्शन लगता है ये बहुत डिले का काम करता है। तो डिले को रोकने के लिए हम लोग बहुत सारे फंक्शंस को ऑटोमेट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई भी लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फास्ट स्कैनिंग हो जाएगा, क्यूआर कोड के थ्रू स्कैनिंग हो जाएगा, और स्मूथ गेट पासिंग भी हो जाएगा। तो ये सब काम हो रहा है हमारा स्मार्ट एग्जिम सिस्टम इनिशिएटिव के अंदर।
इसके बाद है अन्न दर्पण। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, एफसीआई जो है, इनके द्वारा ये डिजिटल डैशबोर्ड रिलीज किया गया है। ये डैशबोर्ड है, इसके अंदर सारा का सारा डेटा रहेगा कि फूड ग्रेन्स कैसे हम लोग खरीद रहे हैं, कहाँ से खरीद रहे हैं, किस दाम पे खरीद रहे हैं, फिर वो जो फूड ग्रेन्स है वो कहाँ स्टोर किया गया है, उसका सेल कैसे हो रहा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है। तो सारा का सारा डेटा आपको एक डैशबोर्ड में मिलेगा। जो डैशबोर्ड बनाया गया है एफसीआई के द्वारा, उसका नाम है अन्न दर्पण। इसके बाद है आशा। आशा का मतलब कि अन्न सहायता होलिस्टिक एआई सॉल्यूशन। इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो एआई सॉल्यूशन है ना, इसमें क्या होता है कि एआई इनेबल्ड कॉल में आप फीडबैक दे सकते हैं कि आपको कितना, मतलब कैसा स्थिति आपको फेस करना पड़ा है। जो भी राशन बेनिफिशियरी होते हैं जिसको कम दाम में सब्सिडाइज रेट में मिलता है फूड फूड ग्रेन्स, तो वो कंप्लेन भी कर सकते हैं एआई इनेबल्ड फोन कॉल से अपने प्रेफर्ड लैंग्वेज में कि देखो अनाज का क्वालिटी खराब है, अनाज का क्वालिटी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा वो कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म आप समझ गए, आशा। अब अगला देखते हैं। देखो इंडिया जो है वो बहुत सारा हाईवे बना रहा है। हाईवे बनाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्चा होता है। तो पैसा खर्चा करने के लिए पहले जो एनएचएआई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो गवर्नमेंट का पैसा खर्चा करता था। अब वो चाहता है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी लेकर के आते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स को भी लेके आते हैं। यानी पब्लिक का पैसा वो लेना चाहता है। अगर पब्लिक का पैसा लेगा तो ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएगा। तो एनएचएआई ने एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाया है। ठीक है, एनएचएआई ने लॉन्च किया है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसका नाम है राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है? ये एक तरह का म्यूचुअल फंड है जो कि आप लोगों से पैसा इकट्ठा करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाता है। म्यूचुअल फंड तो कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ये आपका पैसा खर्चा करेगा इन इंफ्रास्ट्रक्चर में। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा आपका लगाया है तो वहां से कुछ पैसा अर्न भी होगा, क्योंकि टोल टैक्स से कुछ पैसा कमाएगा। तो वो जो पैसा कमाएगा फिर वो आपको एज ए मिल जाएगा एज ए रिटर्न। तो उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो एनएचएआई ने ही एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाया है जिसका नाम है राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, ये एक म्यूचुअल फंड की तरह है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। इसको मैनेज करने के लिए, जैसे कि जो भी आपसे पैसा लिया जाएगा, कितना पैसा लिया जाएगा, उस पैसा को कहाँ पर खर्चा किया जाएगा, कौन सा हाईवे में पैसा लगाया जाएगा, रिटर्न कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके लिए एक कंपनी को डिसाइड किया गया है। उसका नाम है राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके अंदर बहुत सारा बैंक्स जॉइंट होल्डर्स हैं, तो जॉइंट ओन करते हैं, जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक, साथ में इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक और नावी फील्ड भी आता है इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसके बाद एक फ्रेमवर्क रिलीज किया गया है, नेशनल फ्रेमवर्क ऑन ट्रेसेबिलिटी इन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। कहानी समझते हैं। देखो इंडिया जो है वो फिश प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे आता है पूरे दुनिया में, और फिश एक्सपोर्ट में 4 नंबर पे आता है। यानी इंडिया बहुत सारा फिश बनाता भी है और बेचता भी है। लेकिन हम लोग जहाँ बेचते हैं ना, उस वो जो एक्सपोर्ट मार्केट है, वो मार्केट चाहता है कि फुल ट्रेसेबिलिटी उसको मिले। यानी उसको पूरा मालूम चले कि कोई फिश आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, इंडिया का किस कोने से आ रहा है, और जो फिश आ रहा है वो सेफ है कि नहीं, डिजीज फ्री है कि नहीं है। तो ये सब के लिए ना वो लोग डिमांड कर रहा है कि ट्रेसेबिलिटी आप लेकर के आओ। तो इसीलिए इंडिया जो है वो ट्रेसेबिलिटी के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है, ताकि ट्रेस कर सके कि कोई फिश कहाँ से आ रहा है, वो फिश अच्छा है या खराब है वो भी बता सके। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारा एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑलरेडी चल रहा था, उसको हम लोग इंटीग्रेट किए हैं इस फ्रेमवर्क के अंदर। साथ में कुछ नया सिस्टम भी लेकर के आए हैं। पहले नया सिस्टम समझते हैं, फिर पुराना सिस्टम समझेंगे, मतलब कि सारा सिस्टम एक बार समझते हैं। जैसे मान लो कि कोई फिश पकड़ रहा है। ठीक है, जो फिश पकड़ रहा है वहां से लेकर के फिश आपका एक्सपोर्ट हो गया वहां तक, सब कुछ ट्रैक हो पाएगा, सबको आप ट्रैक कर पाओगे। ये पूरा फ्रेमवर्क बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर ट्रेसेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम लोग एक सिस्टम बनाए हैं जो कि ट्रैक करेगा कि मछली कहाँ पकड़ा जा रहा है, लैंडिंग मछली का कैसे हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, पैकेजिंग हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, रिटेल सेक्टर में जा रहा है। तो जो भी हम लोग, जो क्रिटिकल ट्रैकिंग इवेंट है, जहां से मछली पकड़ा जा रहा है, फिर मछली पोर्ट के अंदर आ रहा है, पोर्ट के अंदर कैसे प्रोसेसिंग हो रहा है, कहाँ पैकेजिंग हो रहा है, तो ये सब को हम लोग ट्रैक करेंगे यूजिंग ट्रेसेबिलिटी सिस्टम डिजाइन। ये न्यू है, ये फ्रेमवर्क न्यू आया है। कैसे हम लोग करेंगे भला? आईओटी सेंसर के थ्रू करेंगे, क्यूआर कोड के थ्रू करेंगे, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज के थ्रू करेंगे। ठीक है, अब हम लोग सारा ट्रैक कर लिए कि हम लोग का मछली आया, मछली पकड़े, मछली रखे। ठीक है, अब आगे का जो भी काम है वो हम लोग का ट्रैक होगा यूजिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम। पहले से ही कुछ एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा था, उसके थ्रू ही हम लोग आगे का ट्रैकिंग करते हैं। जैसे पहला है सफारी। सफारी के थ्रू एम्पीडा सर्टिफिकेट जारी करता है कि जो भी श्रिम्प आपका एक्सपोर्ट हो रहा है
या फिर जो श्रिम्प फार्मर्स है वो क्वालिटी सामान बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे, है ना। रियल क्राफ्ट सिस्टम के थ्रू जो भी वेसल होता है वो रजिस्ट्रेशन कर पाता है, ठीक है। जो इसके बाद वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि वेसल को ट्रैक करता है रियल टाइम में कि कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। फिर ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोटोकॉल्स है ताकि कोई भी डेटा टेम्पर ना हो सके। मतलब समझो, सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल ट्रैकिंग इवेंट को पकड़े, जैसे फिश को पकड़े, फिश को लैंडिंग किए, फिश को प्रोसेसिंग किए, उसको ट्रैक कर लिए। वहां से आया सर्टिफिकेशन का बारी, फिर सर्टिफिकेशन हुआ, वहां से फिर अब किसी वेसल में जाएगा। जो भी वेसल में जाएगा उसका रजिस्ट्रेशन तो कहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम लोग रियल क्राफ्ट एक सिस्टम लेकर के आए हैं, वेब बेस्ड सिस्टम। उसके बाद वो वेसल जो है वो आगे बढ़ेगा, तो वेसल जहां जहां जाएगा उसका रियल टाइम ट्रैकिंग होगा यूजिंग वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम। और ये सिस्टम में कहीं पर भी टेम्पर ना हो जाए, डेटा को छेड़छाड़ ना हो जाए, इसलिए टेम्पर प्रूफ हम लोग ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, ठीक है। तो ये नेशनल फ्रेमवर्क फॉर ट्रेसेबिलिटी है। अगला देखते हैं। अभी 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ये मनाया गया है, ठीक है। इसका थीम क्या रखा गया था? यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स। इसके अंदर कुछ की इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, उसके बारे में आप देख लो। सबसे पहला है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया है जो कि वुमेन्स का सारा प्रॉब्लम्स को देखता है, ठीक है। दूसरा है डिजिटल शक्ति कैंपेन। डिजिटल शक्ति कैंपेन भी अ, इसी स्टैट्यूटरी बॉडी का एक कैंपेन है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का ये कैंपेन है जिसमें हम लोग वुमेन को सिखा रहे हैं साइबर सेफ्टी के बारे में, ऑनलाइन थ्रेट्स के बारे में, और रिपोर्टिंग कैसे करना है उसके बारे में, ठीक है। इसके बाद आता है पॉश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। कोई भी वर्क प्लेस हो, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट चाहे छोटा मोटा, जहां पर भी अगर वुमेन के साथ कोई भी हरासमेंट होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, तो उसको बचाने के लिए पॉश एक्ट आया है, ठीक है। इसके अंदर एक मैंडेटरी इंटरनल कमिटी बनाना पड़ता है ऐसे वर्क प्लेस में जहां पर 10 से ज्यादा इंप्लॉइज है, ठीक है। इसके बाद जो पॉश एक्ट है इसमें आपको हेल्प पहुंचेगा अगर आपके साथ वर्क प्लेस में कुछ सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है, तो आप कंप्लेन कैसे करेंगे? कंप्लेन करेंगे यूजिंग सी बॉक्स पोर्टल, ठीक है। इसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उसके लिए एक एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है। इसके बाद जो भी वुमेन है उनको साइको सोशल फर्स्ट एड देने के लिए, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने के लिए एक स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट भी बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता में भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का डेफिनेशन को बढ़ाया गया है ताकि मान लो कि छेड़छाड़ भी हो तो उसको प्रॉपर पनिशमेंट मिले, ठीक है। ये भी है। इसमें भारत जैन जैसे इंडिया का चैट जीपीटी कह सकते हैं, तो भारत जैन जो है वो इंडिया का पहला गवर्नमेंट फंडेड एलएलएम है, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ये जो एआई सिस्टम है ये आपके बातों को समझ सकता है, ये अपना इनपुट जनरेट कर सकता है और आपका कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट भी कर सकता है, टेक्स्ट के थ्रू, स्पीच के थ्रू, डॉक्यूमेंट के थ्रू, ठीक है। इसको बनाया गया है, इसको डेवलप किया गया है बाय कंसोर्टियम लेड बाय आईआईटी बॉम्बे। इसमें कितना रुपया खर्च हो रहा है, कितना फंड दिया गया है? 235 करोड़, याद रखिएगा। इसमें 4 मॉडल है। परम वन जो कि टेक्स्ट बेस्ड एनालाइज करता है, रीडिंग राइटिंग समराइजिंग करता है यूजिंग परम वन मॉडल। दूसरा है श्रुतम जो सुनता है, वो आपका स्पोकन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, 22 लैंग्वेज में ये अवेलेबल है। सुक्तम ये टेक्स्ट टू स्पीच रखता है, मतलब आप टेक्स्ट दोगे तो वो स्पीच में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसका पत्रम कोई भी डेटा अगर आप देते हो तो उसको एनालाइज कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, तो उस मॉडल को बोलते हैं हम लोग पत्रम मॉडल। इस भारत जैन में हम लोग एक डेटा सागर बनाए हैं जहां पर सारे डेटा को फीड किए। ये जो डेटा है इसको हम लोग बोल रहे हैं डेटा डिजिटल बैंक, ठीक है। यहाँ पर इंडिया का कल्चर, लिव्ड रियलिटीज, लोकल डायलेक्ट्स, सोशल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट दिया गया है ताकि ये जो एआई है ये इंडिया को समझ पाए, इंडिया के लोगों को समझ पाए, ठीक है। फिर कुछ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में कुछ ऐप बनाया गया है भारत जैन के आइडिया पे। एक है कृषि साथी फार्मर्स के लिए, जहाँ पर फार्मर्स जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू बात भी कर सकते हैं। फिर ई वक्रय, इसमें क्या होता है कि एमएसएमई जो है कोई भी फोटो, कोई भी प्रोडक्ट का फोटो डालेगा उसका डिस्क्रिप्शन उसको मिल जाएगा। इसको डॉक बोध, डॉक बोध में क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपने डाला तो आप क्यूएनए उससे कर सकते हो, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इंडिया के पास बहुत ज़्यादा स्मॉल अनरजिस्टर्ड इनफॉर्मल बिजनेस है, जैसे कि शॉप्स छोटे छोटे दुकान, रिपेयर यूनिट्स, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स और होम बेस्ड एंटरप्राइज, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा एंटरप्राइज है जो कि छोटा छोटा होता है, दुकानें हैं, रिपेयर यूनिट्स है, तो इनको हम लोग बोलते हैं अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब एनएसओ जो है इसका क्वार्टरली डेटा इकट्ठा करता है ताकि इनके लिए बाद में पॉलिसी बनाया जा सके
और इस सेक्टर को समझा जा सके, इनफॉर्मल सेक्टर को समझा जा सके। तो समझने के लिए ये डेटा लेकर के आया है। तो जुलाई से लेकर सितंबर मंथ का ये क्वार्टरली डेटा है, ठीक है। इसमें कहा गया कि 7.97 करोड़ इन अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइज एग्जिस्ट करते हैं अभी, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड नहीं होगा, यहाँ पर अनइनकॉर्पोरेटेड होगा, ठीक है, ठीक कर लेना। इसके बाद 12.86 करोड़ लोग यहाँ पर एम्प्लॉयड है इस इनफॉर्मल सेक्टर में, यानी छोटे छोटे दुकान, रिपेयर सेंटर, ठीक है। उसके बाद फिर होम बेस्ड एंटरप्राइज, जितने भी वर्कर हैं इस सेक्टर के अंदर, उसमें वर्किंग ओनर्स कितने हैं? 59.98, यानी ऑलमोस्ट 60% ओनर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। हायर्ड वर्कर कितने हैं? 25.91% हायर्ड वर्कर है, ठीक है। 6.9 करोड़ वर्कर ऐसे हैं जो कि अर्बन एरिया में भी मतलब काम कर रहे हैं। तो रूरल एरिया में कम है, अर्बन एरिया में ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी ग्रो किया है 5.29%, वर्कफोर्स भी ग्रो कर रहा है 7.2% से। वुमेन का पार्टिसिपेशन का बात करें, 28.7% जो है टोटल एम्प्लॉयमेंट वुमेन के द्वारा आ रहा है। 38.99% एंटरप्राइज जो है अभी इंटरनेट यूज करते हैं, ठीक है। ये डेटा था। इस पर अगला देखते हैं, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 आया है। ये बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स है, जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी लाइफ स्टॉक है, यानी कि जो भी कैटल्स, बफेलो, पोल्ट्री, सीप्स, मतलब जो भी ऐसा लाइव स्टॉक है, उसका डेटा भी ले रहे हैं। साथ में हम लोग मिल्क, मीट, एग, ऊल कितना इसका प्रोडक्शन करते हैं एनुअली, उसका भी डेटा दे रहे हैं। ये डेटा को देने से क्या बेनिफिट होगा? डेटा मिलेगा तो हम लोग स्कीम लेकर के आ पाएंगे लाइव स्टॉक के लिए। इंडिया में जो लाइव स्टॉक है ना, ये कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली इन रूरल इनकम। रूरल इनकम में लाइव स्टॉक बहुत मैटर करता है। डेयरी ग्रोथ में मिल्क प्रोडक्शन हम लोग का इंडिया बहुत करता है, तो उसके लिए भी हम लोग का लाइव स्टॉक सेक्टर बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन एंड जीडीपी, मीट सेक्टर में भी इंडिया बहुत एक्सपोर्ट करता है, तो मीट भी कहाँ से मिलेगा? लाइव स्टॉक से मिलेगा, ठीक है। तो ये जो लाइव स्टॉक है, इसका डेटा बहुत जरूरी है। इसका डेटा के लिए ही ये स्टैटिस्टिक्स आया है, एनएसओ इसको लेकर के आया है। ये जो डेटा, ये जो है ना स्टैटिस्टिक्स, ये दो डेटा को कंबाइन करके लाया गया है। इसके अंदर दो चीज का डेटा दिया है, एक लाइव स्टॉक सेंसस का डेटा है, जिसमें कैटल्स, बफेलो, पोल्ट्री, शिप्स, इसका काउंटिंग रखा हुआ है। दूसरा इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे का भी डेटा है। इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे जो है ना, ये हर साल कंडक्ट किया जाता है। इसमें एनुअल प्रोडक्शन देखा जाता है, तीन चार 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 चीजों का, मिल्क का, मीट का, एग्स का और ऊल का, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक्स है उसका डेटा यहाँ पर आया है, ठीक है। दो जगह से डेटा लिए हैं, क्लियर। अब डेटा में है क्या क्या वो समझ लो, ठीक है। तो मिल्क, मीट, एग्स और ऊल। तो रैंक ऑफ प्रोडक्शन, दुनिया में इंडिया का कितना रैंक है? इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फर्स्ट, इन द प्रोडक्शन ऑफ मीट फोर्थ, इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्स सेकंड, यानी पूरे दुनिया में इंडिया सेकंड नंबर पे आता है एग्स के मामले में, एग्स का प्रोडक्शन के मामले में। फोर्थ नंबर पे आता है मीट का प्रोडक्शन के मामले में, और मिल्क का प्रोडक्शन के बारे में फर्स्ट रैंक में आता है। टोटल प्रोडक्शन कितना है? टोटल प्रोडक्शन 247.8 मिलियन टन। पर कैपिटा प्रोडक्शन कितना होता है? 485 ग्राम पर डे। टोटल प्रोडक्शन ऑफ मीट कितना होता है? 10.5 मिलियन टन। टोटल प्रोडक्शन ऑफ एग्स कितना होता है? 149.11 मिलियन। बिलियन, बिलियन हम लोग का एक बनता है, ठीक है। और उल का बात करें, 34.57 मिलियन केजी बनता है प्रोडक्शन। टॉप 5 स्टेट कौन कौन से है? मिल्क का प्रोडक्शन में टॉप 5 स्टेट यूपी, राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र। मीट के केस में वेस्ट बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। एग के केस में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका। और उल के केस में राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। टॉप 5 स्टेट जिसका अभी हम लोग जिक्र किए, ये कितना कंट्रीब्यूट करता है? तो मिल्क का प्रोडक्शन में ये लोग कंट्रीब्यूट करता है 54.09%, मीट के केस में 57.55%, एग्स के केस में 64.37% और उल के केस में 85.98%, ठीक है, क्लियर है, डेटा ही था, ठीक है। इसके बाद एनएसओ जो है वो जीडीपी का कुछ एस्टीमेट लेकर के आया है। एक क्वार्टरली एस्टीमेट लाया है और एक हाफ ईयरली एस्टीमेट लाया है। यहाँ डेटा दिया गया है, रियल जीडीपी, रियल जीवीए, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीवीए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं एक बार। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि जो नॉमिनल जीवीए है, तो इसमें कौन सा सेक्टर है जो कि ज्यादा ग्रोथ किया है? तो टर्सरी सेक्टर 9.2% ग्रोथ किया है, सेकेंडरी सेक्टर 8.1% ग्रोथ किया है,
और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 9.1% ग्रोथ किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च किया है, स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड आरईपीएम। आरईपीएम क्या होता है, पहले ये समझो और फिर समझेंगे कि ये स्कीम क्या है। आरईपीएम का मतलब क्या है, रियर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। रियर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, देखो ये जो मैग्नेट होता है ना, ये स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट होता है पूरी दुनिया में, और ये बहुत यूजफुल है। इससे ईवी बनता है, मतलब ईवी में ये यूज होता है ये मैग्नेट। विंड टर्बाइंस में भी ये मैग्नेट यूज होता है, स्मार्टफोन में ये मैग्नेट यूज होता है, एरोस्पेस में यूज होता है, डिफेंस सिस्टम में यूज होता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं ना, हम लोग सब कुछ इंपोर्ट करते हैं, हमारे इंडिया में नहीं बनता है। तो इंडिया का डिमांड भी बढ़ रहा है और इंडिया में हम लोग बनाते भी नहीं है। इंडिया का डिमांड 2030 तक डबल हो जाएगा, आरईपीएम का डिमांड 2030 तक इंडिया में डबल हो जाएगा। लेकिन अभी तक हम लोग सिर्फ इंपोर्ट ही करते हैं। तो हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, और इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करने के लिए ये लेकर के आए हैं, ये स्कीम लेकर के आए हैं। इस स्कीम में हम लोग का कहना है कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे। हम लोग 6000 मैट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग आउटले रखे हैं इस स्कीम के अंदर 7280 करोड़। 750 करोड़ रुपया देंगे हम लोग कैपेसिटी बनाने के लिए, और 6450 करोड़ रुपया देंगे हम लोग सेल पे इंसेंटिव। ठीक है, 7 साल तक ये चलने वाला है। पहला 2 साल जो है वो कैपिटल बनेगा, ठीक है, और अगला 5 साल हम लोग सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव देंगे। ठीक है, 5 बेनिफिशरीज को चुना जाएगा जिनको हम लोग 1200 मेट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी देंगे। ये 5 बेनिफिशरी कैसे सेलेक्ट होगा, थ्रू ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बिडिंग। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद टैक्स रैम्प्स, ये एक स्कीम आया है। ठीक है, ये स्कीम क्यों आया है, देखो इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर जो है ना वो बहुत बड़ा है। हम लोग बहुत टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत ग्रो करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में भी आपने देखा होगा। टेक्सटाइल सेक्टर में कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे कि इनोवेशन यहाँ पर है नहीं, और जो भी प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं हम लोग वो आउटडेटेड प्रोसेस है, और डेटा सिस्टम भी है नहीं। देखो टेक्सटाइल सेक्टर हमारा बहुत ग्रो कर रहा है, लेकिन इसको हमेशा से ग्रो करने के लिए हम लोग का हम लोग के पास इसका पूरा डेटा रहना चाहिए। ठीक है, ताकि हम लोग डेटा को देख करके ये समझ पाए कि कितना काम करना है, कहाँ पर काम करना है, कैसे हम लोग और बढ़ सकते हैं आगे, है ना। दूसरा, रिसर्च एंड इनोवेशन पे करना पड़ेगा। अगर रिसर्च एंड इनोवेशन पे काम नहीं करेंगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है वो लॉन्च किया है टैक्स रैम्प्स टू इनहेंस रिसर्च इनोवेशन एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, ये स्कीम लाया है। ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। 305 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च होगा, और ये FY 26 से लेकर के 31 तक के लिए लॉन्च हुआ है। इसका 5 कंपोनेंट है। पहला, रिसर्च एंड इनोवेशन। स्मार्ट टेक्सटाइल बनाओ, ऐसा टेक्सटाइल बनाओ, ऐसा कपड़ा बनाओ, ऐसा टेक्सटाइल बनाओ जिसका वैल्यू हो। ठीक है, दूसरा, जो भी प्रोसेस आप इस्तेमाल कर रहे हो उस प्रोसेस को एफिशिएंट करो, ऑटोमेट करो। डेटा एनालिटिक्स एंड डायग्नोसिस, जो डेटा है उसको आप कलेक्ट करो, क्योंकि अभी डेटा कलेक्टेड नहीं है तो आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे। तो रोबस्ट डेटा इकट्ठा करो ताकि आप एम्प्लॉयमेंट एसेस कर पाओ, सप्लाई चेन को मैप कर पाओ, और इंडिया लेवल का डेटा आपके पास रहे। तीसरा है इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल स्टैटिस्टिकल सिस्टम। ये भी एक डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है जो कि सारा डेटा रखता है टेक्सटाइल सेक्टर का, जिससे कि आपको पॉलिसी मेकिंग में आसानी होता है, क्योंकि आपके पास पूरा एविडेंस है कि क्या काम हो रहा है, क्यों हो रहा है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आप कर पाते हो, और स्कीम का प्रोग्रेस को भी मॉनिटर कर पाते हो। इसके बाद कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए भी एक कंपोनेंट है, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड नॉलेज इकोसिस्टम। इसमें हम लोग नॉलेज भी बढ़ा रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं, वर्कशॉप करा रहे हैं। इसके बाद अगर मान लो कि कोई ऐसा स्टार्टअप है जो कि डिसरप्टिव आइडिया के साथ आया है, उसको हम लोग स्टार्ट सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इनोवेशन और स्टार्टअप को सपोर्ट करेंगे। बस ये था इस स्कीम के अंदर। इसके बाद कुछ शॉर्ट न्यूज़ है, उसको भी कवर कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारा शॉर्ट न्यूज़ है, जो रेड करके मार्क किया हुआ वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको आपको देखना है, बाकी आप रीड कर लेना है। ठीक है, तो इंडिया जो है वो एक न्यू ट्राइलेटरल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप में आया है विथ कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इन तीनों ने मिलकर के आपस में पार्टनरशिप किया है, ताकि जो भी क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे काम होगा, ये तीनों कंट्री जो है आपस में कोऑपरेट करेगा। ठीक है, तो ये था। इसके बाद यूएन वुमेन जो है वो एमओयू साइन किया है विद गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ताकि जो इंडिया में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनको एक सपोर्ट मिल सके, उनको एक बूस्ट मिल सके। ठीक है, इसके बाद इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री का स्कोर है 162.4,
इन अक्टूबर 2025, ये हर महीने आता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा 8 इंडस्ट्री है, ये आपसे पूछ सकता है। तो कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है एमओयू साइन किया है विद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ताकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके और सोशल जस्टिस इंश्योर हो सके फॉर डी नोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज। ठीक है, इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, 19th एडिशन हुआ है सूर्य किरण का। सूर्य किरण जो है वो इंडिया और नेपाल का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, इसके इसके बाद इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में इंडिया री इलेक्ट हुआ है अंडर कैटेगरी बी। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो कि मैरीटाइम सेक्टर में इंटरनेशनल ट्रेड होता है, मतलब जो समुद्र के थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड होता है, उसमें कुछ इंडिया का से रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। इसके बाद इंडिया का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, जो कह रहे थे कि हमें साझा करनी चाहिए क्या मतलब जो वो नहीं है, इंडिया का चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो अभी चेयरमैन बनने वाले हैं इंटरनेशनल आइडिया का 2026 में। ये इंटरनेशनल आइडिया क्या है, इंटरनेशनली ना 35 मेंबर नेशन आपस में मिल करके डेमोक्रेसी के लिए बात करता है कि डेमोक्रेसी में हम लोग क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, डेमोक्रेसी कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में बात होता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में चेयरमैन का रोल प्ले करेंगे अब इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ठीक है, बस। इसका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है फोर्थ एडिशन ऑफ नई चेतना इनिशिएटिव फॉर चेंज। ठीक है, अंडर डे एन एनआरएलएम स्कीम। ठीक है, नॉर्मल है। चलो, अब थैंक यू वाला तो मैंने यहाँ पर पेज ऐड नहीं किया, लेकिन यहाँ हमारा काम हो गया है। हम लोगों ने पूरा का पूरा पीआईबी डन कर दिया है, और हमारा पूरा का पूरा नवंबर का भी यहाँ पर डन हो गया। तो मैं आपसे थैंक यू बोलना चाहूंगा, तो मैं थैंक यू लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया ना, तो आप एक लाइक जरूर दो, क्योंकि आपका एक लाइक जो है वो मेरा मोटिवेशन दुगना करता है, और मेरे चैनल को भी एक वाइड ऑडियंस देता है, जो हमको हेल्प पहुंचाता है। तो लाइक आप कर सकते हो, एक कमेंट कर सकते हो, आपका एक एक कमेंट मेरा दिन बना देता है। मैं आपका एक पॉजिटिव कमेंट को बहुत निहार कर देखते रहता हूँ। है, तो आप एक कमेंट करोगे समय निकाल करके, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा बात होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आगे आने वाले कंटेंट का फायदा आप उठा पाओ। ठीक है, अगर आप रेगुलेटरी बॉडी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको मेरे चैनल में कभी न कभी आना ही पड़ेगा। तो क्यों नहीं आप अभी सब्सक्राइब करके रखो। चलो, चलो हो गया, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और थैंक यू दिल से। मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।